गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं शरणम आईसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मध्य प्रदेश का जो आधुनिक इतिहास है ना, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी की मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर चर्चा करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली हमको वो घटनाएं पढ़नी है जो मध्य प्रदेश में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और बाद में जो ब्रिटिश सरकार बनी, उसके विरुद्ध क्या क्या घटनाक्रम, क्या क्या गतिविधियां भारत में होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर प्रभाव आप देखोगे मध्य प्रदेश में होने वाली गतिविधियों के ऊपर। तो आपको शुरुआत में तो कुछ स्वतंत्र घटनाएं देखने को मिलेंगी, जैसे कुंवर चैन सिंह हो गए, बुंदेला विद्रोह हो गया। लेकिन उसके बाद 1857 की क्रांति से आप देखोगे कि यहाँ पर अखिल भारतीय स्तर पर जो गतिविधियां होंगी, जो स्वतंत्रता संग्राम होगा, जो राष्ट्रीय आंदोलन होगा, उसका प्रभाव फिर आपको मध्य प्रदेश में होने वाली क्रांतिकारी या जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो गतिविधियां हैं उन पर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1857 का रिवोल्ट जब स्टार्ट होगा, 1857 की क्रांति प्रारंभ होगी, तो मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव होगा। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स का विरोध होना प्रारंभ होगा। इन द सेम वे आप देखोगे गांधी जी के विभिन्न आंदोलनों को आप देखते हो, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ठीक है, तो उन गतिविधियों का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश में भी कई सारी क्रांतिकारी या आंदोलनकारी गतिविधियां आपको उन्हीं के प्रभावाधीन देखने को मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन है या फिर जो आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास, वो मेनली आप देखोगे तो उसका एक मेजर पार्ट हम कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में होने वाली जो क्रांतिकारी या आंदोलनकारी गतिविधियां रही हैं, उनके प्रभावाधीन मध्य प्रदेश में भी कुछ कुछ स्थानों पर वो गतिविधियां संचालित होती हुई हमको दिखाई देती हैं। तो हम इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस का पैटर्न जो पूछा जाए, मतलब जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इवेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, है ना। आधुनिक इतिहास में आप देखोगे तो घटना आधारित प्रश्न ज्यादा हैं और उसमें भी उन घटनाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण नेतृत्व करता रहे, या कोई शहीद हो गया, या किसी महत्वपूर्ण नेता की, राजनेता की, आंदोलनकारी की, क्रांतिकारी की कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो उसके ऊपर प्रश्न ज्यादा आते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा टफ या मुश्किल पार्ट नहीं है, आसान सा पार्ट है ये वाला एमपी के इतिहास का। लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी इसकी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे नाम जो होते हैं वो मगडप हो जाते हैं। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि फलाना व्यक्ति सविनय अवज्ञा आंदोलन में था या फिर सविनय असहयोग आंदोलन में था या भारत छोड़ो आंदोलन में था, क्योंकि कुछ नाम आपको कंटिन्यूएशन में मिलेंगे जो असहयोग आंदोलन में भी रहेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी रहेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में भी रहेंगे, है ना। कुछ नाम आपको बुंदेला विद्रोह में भी देखने को मिलेंगे और वही नाम आपको फिर बाद में 1857 की क्रांति में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तो जो कॉमन है वो तो आप याद रखो, उनको साइड लाइन कर दो। लेकिन जो कॉमन नहीं है, जो स्पेसिफिक है, जो बुंदेला विद्रोह में ही है, जो 57 की क्रांति में नहीं है, तो उन्हें आप अलग से याद करो। 57 की क्रांति में है, उन्हें आप अलग से याद करो। और कोई ऐसे नाम जो हर जगह आपको देखने को मिल रहा है उनकी भूमिका, तो आप समझो मोस्ट कॉमन नेम हो गया, वो आपको याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। वो तो अगर आप पूरे इतिहास को, मध्य प्रदेश के इतिहास को 4 बार पढ़ोगे तो वो नाम वैसे भी याद हो जाएगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था अभी, घोड़ा जो जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में होता है, घोड़ा डोंगरी, बैतूल, अलग अलग क्षेत्रों में, टुरिया जंगल, सिवनी आदि में, तो वहां पर जो गंजन सिंह कोरकू बहुत फेमस नाम है। तो गंजन सिंह कोरकू का नाम आपको 2-3 बार अलग अलग जगहों पर जंगल सत्याग्रह में पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन मूका लोहार का नाम बहुत ज्यादा फेमस नहीं था और एमपीपीएससी ने पूछा उससे प्रश्न, मूका लोहार उसका उत्तर था। समझें इस चीज को। तो ऐसे नाम जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, जिनकी भूमिका थोड़ी डिफरेंट है ना, तो उनको आप अवश्य याद रखें। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना, उस घटना से संबंधित व्यक्ति, है ना, कोई नेतृत्वकर्ता, कोई राजा, कोई रियासत, रजवाड़ा, है ना, कोई ब्रिटिश एजेंट, कोई भी हो सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पूरे पार्ट में आपके, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, सीधी सी बात है ना। उस घटना की डेट पूछी जा सकती है, जैसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहाँ, तो स्थान का नाम पूछा जा सकता है। तो पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। नेम आपको बहुत याद करने पड़ेंगे, इसमें नाम याद रखने होंगे, किस घटना से रिलेटेड है कौन सा नाम। क्लियर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश में यदि बात करें, मध्य प्रदेश के संदर्भ में आधुनिक जो मध्य प्रदेश के इतिहास की, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है कुंवर चैन सिंह का। ठीक है, इस नाम को आप याद रखेंगे, कुंवर चैन सिंह। ठीक है, चैन सिंह का विद्रोह भी इसे कहा जाता है, या कुंवर चैन सिंह इन्हें कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, कुंवर चैन सिंह जो है वो नरसिंहगढ़ जो रियासत है, या राजगढ़ के अंतर्गत आती है, नरसिंहगढ़ रियासत, वहां के राजकुमार थे, युवराज थे। इन्हें
मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहा जाता है। अभी कहानी मैं आपको बताऊंगा पूरी क्या कहानी है इनकी, है ना। मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद या मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 1824 का घटनाक्रम है और 1824 के पहले यदि हम बात करें तो 1818। ठीक है, 1818 में आप देखेंगे तो 1818 में जो ब्रिटिश कैप्टन रहते हैं स्टीवर्ट, और भोपाल के जो नवाब रहते हैं नवाब नजर उद्दौला। ठीक है, क्या नाम है? आप देखेंगे तो जो ब्रिटिश जो कैप्टन है कैप्टन स्टीवर्ट, स्टीवर्ट व भोपाल के जो नवाब हैं नजर उद्दौला, नजर उद्दौला। तो ये नवाब साहब हैं भोपाल के और ये ब्रिटिश एजेंट हैं। इन दोनों के बीच में एक संधि होती है या एक समझौता जैसे आप कह सकते हो, एक समझौता होता है। ठीक है, तो नाम याद रखना किसके बीच में हुआ? कैप्टन स्टीवर्ट और भोपाल के जो नवाब हैं नजर उद्दौला जी, इनके बीच में, ठीक है, एक समझौता होता है। और ये समझौता कहाँ होता है? ये समझौता होता है रायसेन। रायसेन में एक समझौता इन दोनों के बीच में संपन्न होता है। इस समझौने के मतलब समझौते के तहत जो होता है, जो ब्रिटिश जो कंपनी रहती है तो इन्हें सीहोर में, इस समझौते के तहत रायसेन में ये समझौता होता है तो इन्हें सीहोर में एक ब्रिटिश छावनी, है ना, ब्रिटिश छावनी स्थापित करने की परमिशन दी जाती है भोपाल के नवाब द्वारा। पहली कंडीशन, है ना, भोपाल के नवाब नजरुद्दौला हैं वो अंग्रेजों को कहां पर? सीहोर में एक ब्रिटिश छावनी एस्टेब्लिश करने की क्या देते हैं? परमिशन देते हैं। और दूसरा, कुछ जो रियासतें रहती हैं उनमें नरसिंहगढ़, है ना, राजगढ़, नरसिंहगढ़ हो गया आपका, राजगढ़ हो गया, खिलचीपुर, खिलचीपुर, ये कुछ क्षेत्र रहते हैं। तो इन क्षेत्रों के राजनीतिक अधिकार, जो राजनीतिक अधिकार हैं, तो ये सॉरी, तो इन क्षेत्रों के नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर, इन क्षेत्रों के राजनीतिक अधिकार जो है वो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को दे दिए जाते हैं, है ना। तो यहां पर ब्रिटिश छावनी रहेगी, एस्टेब्लिश की जाएगी। इस ब्रिटिश छावनी में लगभग कितने? 1000 सैनिक रहेंगे, 1000 सैनिक रहेंगे और एक पॉलिटिकल एजेंट भी यहां पर नियुक्त किया जाएगा, पॉलिटिकल एजेंट, राजनीतिक प्रतिनिधि यहां पर रखा जाएगा। इसके अंतर्गत 1000 सैनिकों की एक कंपनी रखी जाएगी। ये जो सैनिक रहेंगे, है ना, इनका जो वेतन रहेगा जो भोपाल के जो नवाब रहेंगे नजरुद्दौला साहब, इनके द्वारा दिया जाएगा। खैर, ये सब संधि की शर्तें आदि थी। तो नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर, यहाँ पर राजनीतिक अधिकार हैं वो किसके पास आ गए? वो आ गए इस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, और इस एजेंट का नाम था मैडॉक, है ना। ये एजेंट कौन था? मैडॉक। तो ये जो मैडॉक साहब थे ये यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट बना दिए जाते हैं। अब इसी में जो एक रियासत है नरसिंहगढ़, जो मैंने नाम बताया आपको, कहाँ पर? नरसिंहगढ़ में, राजगढ़, नरसिंहगढ़, यहाँ पर जो राजकुमार थे, यहाँ के युवराज थे, उत्तराधिकारी थे कुंवर चैन सिंह। ठीक है, तो ये जो मैडॉक साहब थे इन्होंने इन कुंवर चैन सिंह के एक मंत्री थे जिनका नाम था आनंद राम बख्शी, आनंद राम बख्शी, याद रखना। तो आनंद राम बख्शी इन कुंवर चैन सिंह का क्या था? एक मंत्री था, दीवान था। ये अंग्रेजों को, जो कुंवर चैन सिंह थे, इनकी या नरसिंहगढ़ रियासत की जो गुप्त सूचनाएं थी, खुफिया सूचनाएं थी, उनकी जानकारी इनको दे रहा था। इसकी जानकारी, आनंदराम बख्शी की गतिविधियों की जानकारी कि ये जासूसी कर रहा है किसके लिए? ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक के लिए जासूसी कर रहा है। तो जब इसकी जानकारी कुंवर चैन सिंह को पता चलती है तो कुंवर चैन सिंह आनंदराम बख्शी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। ठीक है ना। किसकी? आनंदराम बख्शी, जो इनका दीवान था कुंवर चैन सिंह का, उसकी हत्या किसके द्वारा? कुंवर चैन सिंह के द्वारा कर दी जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि मैडॉक जो है वो इसके लिए ये क्या कर रहे थे? जासूसी कर रहे थे कुंवर चैन सिंह की जो गतिविधियां थी, क्योंकि कुंवर चैन सिंह विद्रोही स्वभाव के थे। क्लियर है? कुंवर चैन सिंह विद्रोही स्वभाव के थे, तो उस विद्रोही स्वभाव के चलते मैडॉक जो है उन पर लगातार नजर रखे हुए था कि ये हमारे विरुद्ध किसी तरीके की कोई गतिविधि या विरोध या विद्रोह, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न ना करे, तो उसको लेकर के ये जासूसी कर रहे थे। क्लियर है ना। तो आनंदराम बख्शी की क्या कर दी गई? हत्या
कर दी गई। ठीक है। अब जब आनंदराम को मौत के घाट उतार दिया गया तो इनके एक और मंत्री थे, कुंवर चैन सिंह के एक और मंत्री थे जिनका नाम था रूपराम बोहरा। ठीक है ना। एक और जो मंत्री थे उनका नाम क्या था, रूपराम बोहरा। ठीक है। आगे रूपराम बोहरा, रूपराम बोहरा ये भी एक मंत्री थे, और ये वाले जो मंत्री थे ये भी मैडॉक के लिए क्या कर रहे थे, तो पहले आनंदराम बख्शी दीवान थे, बाद में फिर रूपराम जो बोहरा थे, रूपराम बोहरा जी के माध्यम से क्या किया जाने लगा, वो खुफिया जानकारियां मैडॉक को दी जाने लगी। अब इसी समय एक अफवाह फैली कि भाई जो होलकर रियासत के जो मुखिया थे उन्होंने एक गुप्त मीटिंग जो है बुलाई थी, और उस मीटिंग में जो आसपास के मालवा क्षेत्र के होलकर रियासत के अंतर्गत आने वाली जो छोटी छोटी रियासतें थी, जागीरें थी, जमींदार थे, उन सभी को आमंत्रित किया गया था। एक गुप्त बैठक बुलाई गई थी और उस गुप्त बैठक में अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। और उस बैठक में कुंवर चैन सिंह के शामिल होने की सूचना जो है वो रूपराम बोहरा के द्वारा किसको, पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक को दी जाती है। और जब मैडॉक को यह सूचना मिलती है तो मैडॉक इनसे पूछते हैं, कुंवर चैन सिंह से। तो जब कुंवर चैन सिंह इसकी जांच पड़ताल करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये खबर किसने दी है, रूपराम बोहरा जो इनके मंत्री हैं, इन्होंने वो खबर मैडॉक तक पहुंचाई थी। मतलब एक गोपनीय जानकारी उन्हीं के मंत्री के द्वारा उनके विरोधी व्यक्ति को दी जा रही है। तो यहां पर जिस प्रकार आनंदराम बख्शी जो दीवान थे इनका हश्र हुआ, वही हश्र बाद में रूपराम बोहरा का भी होता है, और कुंवर चैन सिंह रूपराम बोहरा की भी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो अभी कुंवर चैन सिंह के ऊपर दो हत्याओं के आरोप हो गए, एक इनके दीवान की हत्या इन्होंने की, दूसरा रूपराम बोहरा जो इनके मंत्री थे इनकी हत्या की। दूसरा, ये दोनों किसके फेवरेट थे, जो पॉलिटिकल एजेंट था, ब्रिटिश एजेंट था मैडॉक, उसके फेवरेट थे। क्लियर है। तो दो गद्दारों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर यह होगा कि ये जो कुंवर चैन सिंह है, ये जो कुंवर चैन सिंह है, तो कुंवर चैन सिंह ने जब रूपराम बोहरा की हत्या कर दी तो रूपराम बोहरा के भाई थे, ठीक है, उन्होंने अपने भाई की, रूपराम बोहरा की हत्या और आनंदराम बख्शी की, इन दोनों की हत्या की शिकायत जो है उस समय कलकत्ता में गवर्नर जनरल होता था, 1824 की बात है ना। तो गवर्नर जनरल जो है वो कलकत्ता में है, 1824 की बात है। अभी 1833 का भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट आएगा 1833 का, और 1833 के जो है चार्टर एक्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ठीक है। और लेकिन अभी जो है वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, मेनली जो कलकत्ता में बैठता है, वो सबसे हेड है। वो सभी जितनी भी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी हैं, जो जितने भी गवर्नर हैं, चाहे वो मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, चाहे वो मद्रास प्रेसिडेंसी हो, बंबई प्रेसिडेंसी हो, अलग अलग ब्रिटिश जो प्रांत हैं, उन सभी का हेड कौन है अभी, बंगाल का गवर्नर जनरल। बाकी सभी ब्रिटिश प्रेसिडेंसियां बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन है। यदि आप पॉलिटी जैसे आपने पढ़ा होगा जो भारत के कंटेक्स्ट में, तो वहां आपने देखा होगा चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से अभी भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, अभी बंगाल का गवर्नर जनरल जो सुप्रीम है, और उसके अधीन बाकी सारे अलग अलग ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों के गवर्नर आते हैं। ठीक है। तो ये जो इसका भाई रहता है रूपराम बोहरा का, इसका भाई एक शिकायत भेजता है कहां पर, कलकत्ता में। जो हेड है भारत में जितने भी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी हैं उन सभी का हेड है बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके पास, और दूसरी कंप्लेंट जो करता है किसके पास, मैडॉक साहब के पास। ठीक है। तो ये शिकायत करता है गवर्नर जनरल के पास, और जब गवर्नर जनरल के पास शिकायत पहुंचती है तो फिर गवर्नर जनरल जो है वो इस मैडॉक से क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल एजेंट है, इससे फिर सवाल जवाब करते हैं, नोटिस भेजते हैं कि ये क्या क्या गतिविधियां आपके शासन में हो रही हैं। ठीक है। हमारे जो विश्वास पात्र है उनकी हत्याएं कराई जा रही हैं, रूपराम बोहरा, आनंदराम बख्शी की, क्या सब ये सब कुछ हो रहा है। तो मैडॉक से जो है वो इसका जवाब तलब होता है। तो मैडॉक साहब जो होते हैं वो कुंवर चैन सिंह को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। ठीक है। और कुंवर चैन सिंह जो है वो मैडॉक साहब से मिलने आते हैं, मीटिंग होती है। उस मीटिंग में जो पॉलिटिकल एजेंट होता है मैडॉक जो है वो कुंवर चैन सिंह के सामने शर्त रखता है कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा, दो शर्तें हमारी माननी पड़ेंगी। दो शर्तें कौन कौन सी रहती हैं, तो एक शर्त रहती है कि ये जो सीहोर क्षेत्र में अफीम की खरीद बहुत होती थी,
वहां जो मंडी थी उसमें अफीम की खरीद बहुत होती थी, तो वो उन्होंने कहा कि अफीम की खरीद जो होगी इस क्षेत्र में वो अब किसके द्वारा की जाएगी, तो वो हमारे द्वारा की जाएगी, आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो नरसिंहगढ़ रियासत है वो नरसिंहगढ़ रियासत अब किसके अधीन रहेगी पूर्ण तरीके से, तो आप राजा रहोगे, उसके मतलब शासक रहोगे, लेकिन नियंत्रण किसका रहेगा, डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास रहेगी, तो वो ब्रिटिशर्स के पास रहेगी, मेरे पास रहेगी। तो ये दो शर्तें थी जिन्हें मानने से कुंवर चैन सिंह ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो ये पहली मीटिंग जो थी वो नरसिंहगढ़ या राजगढ़ में होती है। उसके बाद फिर बाद में जो पॉलिटिकल एजेंट होता है मैडॉक, जब ये नहीं मानते हैं कुंवर चैन सिंह, तो इनको दोबारा मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, इन्हें प्रलोभन दिया जाता है कि यदि आप पहले प्रलोभन देते हैं हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन जब नहीं मानते तो फिर इन्हें धमकी के तौर पे बुलाया जाता है और एक षड्यंत्र के तहत बुलाया जाता है। ये जो आपके मैडॉक साहब होते हैं, ठीक है, ये कहाँ आ जाते हैं, सीहोर, है ना। तो ये नरसिंहगढ़ से मैडॉक साहब सीहोर आ जाते हैं और वहां पर अपना एक शिविर लगाते हैं, ये शायद बैरसिया नामक जगह है, वहां पर अपना एक शिविर लगा लेते हैं सीहोर में, और वहां पर ये दोबारा से कुंवर चैन सिंह को मिलने के लिए बुलाते हैं। तो शायद सीहोर में बुलाते हैं, पहले बैरसिया में मुलाकात होती है फिर सीहोर में बुलाते हैं, है ना, उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो सीहोर में दोबारा बुलाया जाता है। तो सीहोर में वर्तमान में जो कलेक्टर निवास है, जहाँ कलेक्टर साहब रहते हैं, पहले वो जो पॉलिटिकल एजेंट होता था उनका निवास होता था, तो मैडॉक साहब का जो निवास था पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, थे ये, तो वहां पर इनको बुलाया जाता है कुंवर चैन सिंह को। कुंवर चैन सिंह अपने साथ अपने जो विश्वास पात्र जो सहयोगी होते हैं, ठीक है, सैनिक होते हैं, इनको जो विश्वास पात्र लोग होते हैं उनको लेकर के वहां पर जाते हैं मुलाकात करने। और चूंकि मैडॉक जो था वो पहले से ही प्लान कर चुका था कुंवर चैन सिंह को बंदी बनाने का। कुंवर चैन सिंह जी थे, दो तलवारें लेके चलते थे। एक तलवार जो है वो मतलब जब ये अंदर एंट्री करते हैं मीटिंग में तो इनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपनी जो तलवारें हैं वो सौंप दें। तो चैन सिंह एक तलवार दे देते हैं। जब दूसरी तलवार मांगी जाती है तो चैन सिंह मना करते हैं कि क्षत्रिय जो है वो शस्त्र विहीन नहीं होता कभी भी अपने आप को, तो एक तलवार तो मेरे पास रहेगी। तो इसको लेकर के तकरार बढ़ जाती है। जब तकरार ज़्यादा बढ़ जाती है और मैडॉक साहब जो है वो उग्र होना चालू करते हैं, तो दोनों के बीच जब गहमा गहमी होती है तो कुंवर चैन सिंह अपनी तलवार निकालते हैं और मारकाट मचा देते हैं। मैडॉक जान बचा के भागता है, कुंवर चैन सिंह वहां से भागते हैं और सीहोर में ही दशहरा जो मैदान है वर्तमान में, वहां पर फिर अंग्रेजी सेना और जो आपके कुंवर चैन सिंह है इनके बीच में मुठभेड़ होती है, इनके कुछ विश्वास पात्र जो सैनिक होते हैं उनके बीच में, और वहां पर कुंवर चैन सिंह और इनके जो विश्वास पात्र सहयोगी होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो ये घटना जो है वो 1824 में घटित होती है और इस प्रकार भारत में, मतलब मध्य प्रदेश में, सॉरी भारत में नहीं, मध्य प्रदेश में कुंवर चैन सिंह जो है वो प्रथम शहीद का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं और इन्हें मंगल पांडे भी मध्य प्रदेश का कहा जाता है। तो ये पूरा ओवरऑल घटनाक्रम था, आप याद रखें इसको, ठीक है। मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कुंवर चैन सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद माने जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, इन्हें मध्य प्रदेश के मंगल पांडे की संज्ञा दी जाती है। किस रियासत से थे, तो जो नरसिंहगढ़ रियासत से बिलोंग करते थे, जो उस समय भोपाल में जो नवाब का शासन था उनके अधीन आती थी, ठीक है। किससे इनका पंगा हुआ, तो इनका पंगा हुआ था पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक साहब से। मैडॉक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अपने इनके दो महत्वपूर्ण अंगरक्षक थे, हिम्मत खां और बहादुर खां, जो इनके साथ जो है वो अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये सब मुठभेड़ कहाँ हुई थी, तो 24 जून 1824 की घटना है, डेट याद रखनी है आपको। और कहाँ पर, तो वर्तमान दशहरा जो मैदान है कहाँ पर, सीहोर में, वहां पर आज भी इनकी छतरी वहां पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, बाकी नाम आपको याद रह जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक नहीं पूछे गए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, है ना। तो कौन थे, कैप्टन स्टीवर्ट और नजरुद्दौला भोपाल के नवाब के बीच समझौता होता है, जिसके तहत ये समझौता कहाँ हुआ, रायसेन में हुआ, जिसके तहत सीहोर जो है वो वहां पर एक ब्रिटिश छावनी एस्टेब्लिश करने की बात तय हुई। नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर रियासतों में एक पॉलिटिकल जो राइट्स थे, राजनीतिक अधिकार थे, वो ब्रिटिशर्स को दे दिए गए। 1000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ एक पॉलिटिकल एजेंट वहां रखा गया और इसी पॉलिटिकल एजेंट को, जिसको रखा गया मैडॉक, इनके और चैन सिंह के बीच में ये पंगा होता है, ठीक है। आनंद राम बख्शी दीवान थे, रूपाराम बोहरा मंत्री थे, गुप्तचरी कर रहे थे किसके लिए, मैडॉक के लिए, और पूरा घटनाक्रम याद रखें। क्लियर है, आई होप ये चीज आपको याद रहेगी। चलिए, तो ये पहला जो इवेंट था जो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है, अंग्रेजों के विरुद्ध कोई गतिविधि हुई है, तो कुंवर चैन सिंह का नाम आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है 1842 का बुंदेला विद्रोह, ठीक है, 1842 का बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह की यदि हम बात करें तो बुंदेला विद्रोह इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये जो
क्या बोलते हैं विद्रोह किया गया था, वो मेनली जो बुंदेलखंड के जो महत्वपूर्ण जो राजे रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनके द्वारा, है ना, इसका जो है वो क्या बोलते हैं नेतृत्व ज्यादा किया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि ये पूर्वगामी माना जाता है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका पूर्वगामी माना जाता है कि 1842 का बुंदेला विद्रोह क्या था, एक ट्रेलर था, और पिक्चर जो है वो 1857 में क्या हुई, रिलीज हुई। मतलब 1857 की जो क्रांति थी कुछ कुछ उसी तरीके से बुंदेला विद्रोह की भी प्रकृति रही। ठीक है, ये भी जो उस समय के जो जागीरदार थे, जमींदार थे, रियासत के जो प्रमुख थे, उनके द्वारा ये विद्रोह 1842 का बुंदेला विद्रोह किया गया था। ठीक है, चूंकि जब बहुत बड़े स्तर पर नहीं फैल सका था, एक सीमित क्षेत्र में ही रहा, तो अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से इसका दमन भी कर लिया। ठीक है, लेकिन इसी की प्रकृति, मतलब इसी को आधार बना के बाद में, क्योंकि ये एक चिंगारी थी जो राख के नीचे जो आग लगी थी उस आग को दबा दिया गया था, और चिंगारी राख के नीचे धधकती रही। वही चिंगारी बाद में 1857 की क्रांति के रूप में फिर हमको देखने को मिलती है। तो इसे पूर्वगामी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का याद रखेंगे, 1857 के रिवॉल्ट का पूर्वगामी कहा जा सकता है। या प्रेरणा कहां से मिली, तो वो प्रेरणा स्रोत माना जाता है 1842 का बुंदेला विद्रोह। ठीक है, बुंदेला विद्रोह जो है वो आप यदि देखेंगे तो मेनली ये कहां पर, तो सागर, दमोह, नरसिंहपुर, है ना, इस वाले क्षेत्र में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसका जो प्रभाव था वो सागर, दमोह, क्योंकि बुंदेलखंड वाला रीजन है, सागर, दमोह और नर्मदा, क्योंकि ब्रिटिश जो उस समय ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो अपना क्षेत्र बांट रखा था उसमें सागौर, नर्मदा, इस तरीके से उनकी ये जो है क्षेत्र उसको कहा जाता था, सागौर नर्मदा। तो सागौर मतलब सागर और नर्मदा, इस तरीके से था, नर्मदा या नर्मदा। तो वो टेरिटरी थी इनकी, एक क्षेत्र था, ब्रिटिश टेरिटरी थी। ठीक है, तो उसी क्षेत्र में, उसी रीजन में ये हुआ था। वहीं के जो छोटे छोटे रियासतों के जो राजा थे, प्रमुख थे, उन्होंने मिलकर के ये विद्रोह किया था। टाइमलाइन क्या रहेगा, तो 1842 पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि बुंदेला विद्रोह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो 1842 में हुआ था, है ना। क्या है, तो याद रखेंगे ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर, उसके आसपास के क्षेत्रों में 8 अप्रैल 1842 को ये विद्रोह किया गया। ठीक है, ये विद्रोह किसका पूर्वगामी माना जाता है, तो 1857 का जो विद्रोह होता है उसका पूर्वगामी से कहा जाता है। कारण क्या रहेगा, कारण नॉर्मली वही रहेगा कि करों की दरों को बढ़ाया जाना। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो टैक्स की जो दरें थी, भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू की जो लगान की दरें थी, उन्हें बढ़ा दिया था। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हमने देखा अभी कुंवर चैन सिंह के मामले में कि वहां पर जो पॉलिटिकल एजेंट है ना, तो जो राजनीतिक जो अधिकार हैं अब वो किसको दे दिए गए, पॉलिटिकल एजेंट को दे दिए गए। अब पॉलिटिकल एजेंट को दे दिए गए तो जितने भी आंतरिक मामले रहेंगे राजनीतिक स्तर पर, किसी राज्य के, किसी रियासत के, उन आंतरिक मामलों में क्या होगा, उस पॉलिटिकल एजेंट का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। सेम चीज यहां भी होगी। तो जो शासक हैं, छोटी छोटी रियासतों के रजवाड़े हैं, है ना, उनके जो प्रमुख हैं, तो उनके आंतरिक मामलों में अब क्या होगा, ब्रिटिशर्स का, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, उनका हस्तक्षेप बढ़ जाता है। तो इससे भी ये राजा लोग अब क्या थे, परेशान थे। ठीक है, बाकी भ्रष्टाचार, कुनीति, बार बार पैसे के लिए करप्शन के माध्यम से इनको परेशान करना। दूसरा कि जो इंडियंस थे उनको लाइसेंस पर क्या लगा दिया गया, रोक लगा दी गई, है ना। तो लाइसेंसी हथियार लेकर चलने पर क्या लगाई गई, रोक लगा दी गई। भारतीय जो है वो ये लाइसेंसी हथियार लेके नहीं चल सकते। और यदि तात्कालिक कारण की बात करें, मतलब चूंकि अंदर ही अंदर आक्रोश तो था ही, है ना, भरता ही चला जा रहा था गुस्सा, लेकिन कोई एक ऐसा जो पॉइंट है, मतलब बारूद आपके अंदर ठसाठस जो है वो भरता चला जा रहा है, बस अब चिंगारी की देर है। तो वो चिंगारी कौन सी थी, तो वो तात्कालिक कारण था। उस समय गोड़ा के नरेश थे विक्रमजीत, तो उनके दरबार में एक झुकनिया, मेनली झुकनिया मतलब ये एक नर्तकी थी, और बुंदेलखंड में आप सभी को पता है ना, राई नृत्य बहुत फेमस है, राई नचाई जाती थी। ठीक है, तो होली के अवसर की शायद बात है, तो वो एक बेड़निया, बेड़नी जिसे कहा जाता था, राइन जो भी कहते हैं, तो जुकनिया या नर्तकी थी, मतलब जिसका नाम था जुकनिया, नामक एक नर्तकी थी। उसको ब्रिटिशर्स जो थे, है ना, पॉलिटिकल जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, वो उठा करके ले जाते हैं, और उसके कारण वहां पर क्या होती है, मुठभेड़ हो जाती है अंग्रेजों और, ठीक है, कुड़ा नरेश विक्रमजीत के बीच में। और वहां से फिर ये आग जो है वो पूरे बुंदेलखंड में फैल जाती है, सागर नर्मदा क्षेत्र में ये आग फैल जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें ये जो 1842 का बुंदेला विद्रोह है, तो इसकी प्लानिंग कैसे हुई, तो 1842 के बुंदेला विद्रोह की प्लानिंग में दो
चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहला तो यह है कि राजा परीक्षित ने एक बैठक बुलाई थी, ठीक है, और ये बैठक कहाँ बुलाई गई थी, तो ये चरखारी में बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया गया था। अब देखिए ये बुढ़वा मंगल क्या है, इसे आप समझ लो, ठीक है ना। बुढ़वा मंगल क्या है, इसे पहले समझ लो कि इसकी प्लानिंग कैसे हुई, ठीक है। तो देखिए बनारस या काशी जिसे हम कहते हैं, बनारस काशी में एक बुढ़वा मंगल जो है वो नामक आयोजन किया जाता था। ये मेला था एक प्रकार का, बुढ़वा मंगल। और यहाँ पर जो होते थे जितने भी उस समय के राजा होते थे, राज प्रमुख होते थे, रियासत, जमींदार, जागीरदार जो भी थे, उन सभी को इस मेले में आमंत्रित किया जाता था। वाद विवाद होता था, चर्चा होती थी, एक भूमिका अपने पूरे क्षेत्र विशेष के लिए बनाई जाती थी, वो सारी चीजें होती थी। क्लियर है। अब ये चूंकि क्या होता था, यहाँ नाच गाना, नृत्य, संगीत, है ना, बहुत सारी चीजें होती थी। तो इस बुढ़वा मंगल आयोजन में जो है वो राजा परीक्षित जो बुंदेलखंड से थे, ठीक है, ये भी शामिल होते हैं। जो परीक्षित हैं आपके, राजा परीक्षित, ये भी इस बुढ़वा मंगल आयोजन में शामिल होने के लिए जाते हैं। और जब ये वहां से वापस लौटते हैं तो ये बुंदेलखंड में आते हैं और फिर ये कहते हैं कि बुंदेलखंड में हम भी क्या करेंगे, बुढ़वा मंगल जैसा एक आयोजन करेंगे। तो ये भी बुंदेलखंड में कहां पर, चरखारी नामक जगह पर बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन करते हैं। हालांकि इस मेले का उद्देश्य जो था वो अलग था, क्योंकि काशी में जो मेला है वो मेनली किसके उद्देश्य से हो रहा है, वो किसी के विरुद्ध, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध विद्रोह करने के लिए नहीं था। वो तो एक सामूहिक आयोजन था। लगभग हर दूसरे तीसरे वर्ष में ये क्या आयोजन होता ही था काशी में, बुढ़वा मंगल नामक आयोजन परमानेंट था। जैसे हर साल मेला लगता है ना, इस तरीके से बुढ़वा मंगल काशी में होता ही था, ठीक है। और एक प्रकार का सांस्कृतिक आयोजन होता था, ठीक है, इसमें सांस्कृतिक गतिविधियां ज्यादा होती थी। लेकिन इसी से राजा परीक्षित को विचार आता है कि क्यों ना बुंदेलखंड के समस्त जितने भी राजपूत हैं, राजा हैं, क्षत्रिय हैं, उन सभी को इसी प्रकार का एक बुढ़वा मंगल मेला आयोजित करके बुलाया जाए। और वहां पर फिर एक प्लान, क्योंकि राजा परीक्षित के दिमाग में एक प्लानिंग थी कि ब्रिटिशर्स के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध किस तरीके से हम लोग सामूहिक शक्ति के रूप में यदि विरोध करें उनका, तो उन्हें यहां से खदेड़ सकते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल सकती है। ऐसा कुछ राजा परीक्षित सोच रहे थे। तो वो प्लानिंग जो थी, वो प्लानिंग सभी को बताना और सभी को उसके लिए कन्विंस करना, उसके लिए मनाना। तो उसके लिए सभी को एक साथ बुलाना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बुढ़वा मंगल जैसे किसी मेले का आयोजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो घटनाएं कौन कौन सी, एक तो राजा परीक्षित द्वारा बुलाई गई जो बैठक है, और जो बैठक कहां पर बुलाई गई थी, चरखारी में एक बुढ़वा मंगल जो मेला है उसका आयोजन राजा परीक्षित के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस मेले में सभी जो राजा होते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के, उन सभी क्षत्रिय राजपूतों को बुलाया जाता है। उन्हें राजा परीक्षित जो है वो अपना जो मकसद बताते हैं, इस मेले का जो उद्देश्य है आयोजन करने का, बुढ़वा मंगल मेले का, वो उद्देश्य बताते हैं। और ज्यादातर जो रियासत के राजा होते हैं वो सहमत होते हैं। और इसी बैठक में क्या होता है, राजा परीक्षित जो होते हैं उन्हें अपना हेड चुन लिया जाता है। राजा परीक्षित की उम्र ज्यादा नहीं होती, 25-26 वर्ष के एक नौजवान नवयुवक होते हैं जो बहुत जोश से भरे हुए रहते हैं। और इन्हीं को नेतृत्व दे दिया जाता है कि इस पूरा जो बैठक हुई है और इस बैठक में जो भी चीजें तय हुई हैं, ठीक है, ये जो प्लानिंग की है हम लोगों ने, तो इस अब हमारे नेता कौन रहोगे, तो आप रहोगे। तो राजा परीक्षित जो है वो इसका नेतृत्व करते हैं। अर्थात जो 1842 का बुंदेला विद्रोह है, इसका नेतृत्व करता इस बैठक में किसे चुना गया, तो राजा परीक्षित को ही चुना जाता है, ठीक है, याद रखना इसको। इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है, ये जो जानकारी लगती है, ये बुढ़वा मंगल मेले जैसा कोई आयोजन हुआ है, अंग्रेजों को इसकी जानकारी लगती है। और अलग अलग क्षेत्रों में फिर जो ब्रिटिश एजेंट होते हैं, है ना, ब्रिटिशर्स जो अधिकारी होते हैं, उनका विरोध होना प्रारंभ हो जाता है, विद्रोह होना प्रारंभ हो जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, प्रश्न कैसे आता है, तो आपको केवल जो याद रखने वाली चीज है कि किसने क्या किया कहां पर, उससे ज्यादा मैटर करता है कि कौन कहां पर विरोध कर रहा था, किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अंग्रेज जो आएंगे, ब्रिटिशर्स जब आएंगे इसको दमन करने पे, तो वो भी दो तरीके की नीतियां अपनाएंगे, है ना। वो क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल वाला, डिवाइड एंड रूल जो उनकी पॉलिसी है ना, उस पॉलिसी को अपनाते हैं। और वो इस बुढ़वा मंगल की जो बैठक होती है, जिसका नेतृत्व राजा परीक्षित को दिया जाता है, इसमें से कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाते हैं, है ना, कुछ प्रलोभन उनको देते हैं, है ना, और उन्हें अपनी तरफ मिला लेते हैं। देखो क्या है, आप समझो इस चीज को, क्योंकि जितने भी हैं ये किसी ना किसी क्षेत्र के क्या हैं, प्रमुख हैं, जागीरदार हैं, जमींदार हैं, राजा हैं। तो इनमें से किसी किसी में ऐसा भी होगा कि आपस में भी वैमनस्य होगा, आपस में भी मतभेद होगा, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे कहीं कहीं। क्लियर है, आ रहा समझ में। तो इनमें से कुछ लोगों को
मतलब जिनके बीच में 36 का आंकड़ा है, तो उनमें से किसी एक को पकड़ के कहाँ ले लिया, अंग्रेजों ने अपनी तरफ ले लिया। तो ऐसे 4-5 इन्होंने क्या किया, जैसे शाहगढ़ के बखत बली थे, ठीक है, तो ऐसे कुछ 2-4 राजाओं को इन्होंने क्या किया, इस बैठक में से अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया। वो डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेला और कुछ लालच दिया कि आप हमारा साथ दो, इनकी खुफिया जानकारी दो, हमारी तरफ से लड़ो, और जब ये सब पराजित हो जाएंगे तो फिर आपको हम कुछ कुछ जो भी उन्होंने शर्तें निर्धारित की हो वो मिल जाएगा, है ना। तो मिला तो लिया, अब साथ दिया अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने जब इस विद्रोह का दमन किया, फाइनली अंग्रेजों की विजय हो गई। तो जो चीजें तय की गई थी, जिनको अपनी तरफ मिलाया था, जिन राजाओं को, जैसे शाहगढ़ के बखत बली थे, तो उनको जो तय किया था कि ये क्षेत्र आपको मिल जाएगा, तो अब उन्हें नहीं दिया गया। नहीं दिया गया तो बाद में जो पहले अंग्रेजों के साथ थे वो भी बाद में ब्रिटिशर्स के क्या हो गए, विद्रोही हो गए। तो ये विद्रोह लगभग 1-1.5 साल तक यूं ही चलता रहा अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। छोटे छोटे स्तर पे अपने जो राजे रजवाड़े थे, ये सब थे, वो आपस में मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो अपना झंडा बुलंद करते रहे। लेकिन अंततः चूंकि सामूहिक तरीके से प्रारंभ, मतलब इसमें कई सारी चीजें थी। एक तो नेतृत्व का अभाव था, राजा परीक्षित नेतृत्व दिया जरूर गया, लेकिन उस तरीके की चीजें हो नहीं पाई, है ना। अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे स्तर पर ये विरोध हमको देखने को मिलता है। सामूहिक रूप से सभी ने मिलकर के एक साथ अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि जिस प्लानिंग के तहत विरोध किया जाता, विद्रोह किया जाता अंग्रेजों का। सब अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने स्तर पर ही इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो इसमें कई सारे कारण थे, फैक्टर थे, जिसके कारण ये विद्रोह क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, और इसका अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया जाता है। अब प्रश्न कहां से आता है आपके लिए, वो महत्वपूर्ण है। आप पीवाई को उठा के देखोगे तो आपको ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से ही प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि बुंदेला विद्रोह में जो मधुकर शाह थे वो कहां से बिलोंग करते थे, या राजा परीक्षित, है ना। जोड़ी मिलाने को भी आ जाता है, क्लियर है। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से जोड़ी मिलाइए, या कौन सा युग्म गलत है बुंदेला विद्रोह के संदर्भ में। इस तरीके से प्रश्न आता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ये नाम आप याद रखेंगे, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे मधुकर शाह, ये कहां से थे, मधुकर शाह ये नरहुत या नरहट के राजा थे, नरहुत से थे। गणेश चू ये नरहुत के राजा मधुकर शाह के छोटे भाई थे। तो मधुकर शाह और गणेश चू। उसके बाद जवाहर बिंदेला ये चंद्रपुर से थे। राजा परीक्षित ये जैतपुरा से थे, है ना। राजा परीक्षित कहाँ से थे, जैतपुरा से थे। हृदय शाह हीरापुर से बिलोंग करते थे। विक्रमजीत सिंह ये गुड़ा के राजा थे। मोर प्रहलाद ये चंदेरी से बिलोंग करते थे। बखत सिंह ये चिरगांव से थे। ढिल्लन शाह मदनपुरा से थे, ठीक है। और बखत सिंह एक बखत वली भी आते हैं, वो शाहगढ़ से बिलोंग करते थे, क्लियर है। दमन कैसे किया गया, तो वही ब्रिटिशर्स के द्वारा फूट डालो राज करो की नीति के तहत इस विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। जैसे शाहगढ़ के राजा कौन थे, बखत बली, और मदनपुरा के गौंड शासक ढिल्लन शाह, है ना, इन्हें अपनी तरफ मिला लिया। इन्होंने इस विद्रोह के जो अन्य महत्वपूर्ण राजा थे उन्हें पकड़वाने में मदद की, है ना। 43 में 1843 में जवाहर सिंह बुंदेला ने हैमिल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, और बाद में 1843 में गणेश चू के द्वारा भी आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, ठीक है। बखतबली ने हृदय शाह को पकड़कर हैमिल्टन को सौंपा, और चरखारी के रतन सिंह ने जैतपुर के राजा परीक्षित को पकड़वाया। तो इस तरीके से ये जो कुछ राजा थे, जैसे चरखारी के रतन सिंह हो गए, मदनपुरा के गौंड शासक ढिंडलन शाह हो गए, शाहगढ़ के बखतबली हो गए, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, और जो विद्रोही राजा थे, नेता थे, उनको एक एक करके अंग्रेजों को पकड़वाने में क्या की, सहायता की, है ना। स्वयं पकड़ के अंग्रेजों को क्या कर दिया, सौंप दिया। इसमें हैमिल्टन का नाम याद रखना, हैमिल्टन साहब के बारे में पूछा गया है, क्लियर है। तो ये इतना बुंदेला विद्रोह में आपका पर्याप्त रहेगा, उस लिस्ट को आपको याद रखना है, सीधी सी बात ये है। इसके बाद आता है हमारा 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। यदि हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति, ठीक है, ये उत्तर भारत तक सीमित रही, 1857 का रिवोल्ट। और 1857 की क्रांति जो है वो एक कह सकते हैं कि उत्तर भारत में व्यापक स्तर पे जो है वो इसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है, क्लियर है। ये मेनली एक ऐसी क्रांति थी भारत में पहली बार जहां पर जो जनता थी, है ना, इसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है एक प्रकार से, क्योंकि कई सारे जो सैन्य जो छावनियां थी वहां पर जो सैनिक थे उन्होंने इसका विद्रोह किया। तो इसमें कई सारे रीजन है, और तो सैनिकों के द्वारा भी विद्रोह हो रहा है, जो राजे रजवाड़े हैं जैसे झांसी की रानी आपकी हो गई उनके द्वारा, ठीक है। भारत में जो मुगल बादशाह रहेंगे बहादुर शाह जफर, ठीक है, उन्हें भारत का जो है वो सम्राट घोषित कर दिया जाएगा। अलग अलग जो वहाँ उस समय क्षेत्र रहेंगे, तो वहाँ के जो राजे रहेंगे, प्रमुख रहेंगे, वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, उसका झंडा बुलंद करेंगे। उनकी सेनाएं जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो लड़ाई करेंगी।
कुछ शासक ऐसे भी रहेंगे जो अंग्रेजों का साथ देंगे, ठीक है। जैसे कि मध्य प्रदेश में हम सिंधिया रियासत को देखेंगे, वो अंग्रेजों के साथ रहेंगी। होलकर्स को देखेंगे, वो अंग्रेजों के साथ रहेंगे। तो ये भी रहेगा, लेकिन कुछ रहेंगे जो अपने अपने क्षेत्रों में मतलब अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए ये सब मिलकर करते हैं। तो भारत में पहली बार एक सामूहिक प्रयास ब्रिटिशर्स के विरुद्ध हमें देखने को मिलता है, जो 1857 की क्रांति में रहता है, ठीक है। इसमें मेनली ये जो विद्रोह है ये केवल शासकों तक सीमित नहीं रहता, शासकों की सेनाओं के साथ जो स्थानीय स्तर पर जमींदार रहते हैं, जागीरदार रहते हैं, ठीक है, और जो आम नागरिक रहते हैं, मजदूर, किसान, जो छोटे स्तर पर लोग हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, खुलकर विद्रोहियों का समर्थन करते हैं, उनका साथ देते हैं। क्लियर है। तो ये एक सामूहिक प्रयास पहली बार भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यहाँ अगेन वही चीज इंपॉर्टेंट रहेगी कि विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज के किन किन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ और उन क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता कौन थे। प्रश्न केवल उतना ही आया है ना, कि कहाँ शुरुआत हुई, पहली चीज तो शुरुआत नीमच छावनी से होती है। किन किन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ और उन विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बात चलो स्टार्ट करते हैं इसको। 1857 के रिवोल्ट की बात करें तो यदि बात करें इसकी, तो देखिए इसके कई सारे कारण हैं, हम उन कारणों में नहीं जाएंगे। जो तात्कालिक कारण आप सब पढ़ते हो, या वैसे तो नहीं पूछेगा लेकिन यदि पूछ ले तो याद रखना, वो जो चर्बी लगा कारतूस था आपका, जो चर्बी लगा कारतूस था, ठीक है, तो वो चर्बी लगा कारतूस तात्कालिक कारण बनता है इस विद्रोह का, ठीक है। चर्बी लगे कारतूस से तात्पर्य है कि उस समय जो हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, अंग्रेज जो भारत में आए थे, तो अंग्रेज जो थे उनकी सेना में, अंग्रेजों की जो सेना थी उस सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। सैनिक थे वो भारतीय सैनिक अधिक थे, और जो अंग्रेज सैनिक थे वो तो बहुत कम थे। दो प्रकार के सैनिक थे, संख्या में तो यही ज्यादा थे, संख्या बल इनका ज्यादा था, है ना। तो कहा भी जाता है कि अंग्रेजों ने भारत पर राज तो किया, और किसकी सहायता से किया, तो भारतीयों की सहायता से किया, क्योंकि इनकी सेना में सर्वाधिक संख्या में सैनिक कौन थे, इंडियंस ही थे, भारतीय ही थे, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये जो सैनिक हैं ये संख्या बल में ज्यादा थे। अब ये जो भारतीय सैनिक हैं यदि इनकी बात करें तो इसमें सैनिक जो थे वो हिंदू भी थे, और इसी में जो है वो मुस्लिम सैनिक भी थे, ठीक है। तो ये जो चर्बी लगे कारतूस की कहानी क्या है, तो बताते हैं कि इसमें जो चर्बी लगे कारतूस थे तो दो तरीके के कारतूस थे। एक कारतूस था जिसमें गाय का मांस जो प्रयोग किया गया था, और दूसरा कारतूस था जिसमें सुअर। क्लियर है। तो आप समझे कि गाय जो है वो किसके लिए, हिंदुओं के लिए पवित्र पशु है, हिंदुओं में गाय की जो मान्यता है पवित्र पशु है ना। और दूसरा जो मुस्लिम थे, इन ये मुस्लिम सुअर का मांस नहीं खाते हैं। क्लियर है, सुअर का मांस खाना इनके यहाँ हराम माना जाता है। तो इस कंडीशन में दोनों चर्बी लगे कारतूस थे, और ये जो चर्बी लगे जो कारतूस थे, अब ये कारतूसों के साथ दिक्कत क्या थी कि ये जो कारतूस थे उस समय पे इनका जो खोल होता था, मतलब इनको ओपन करना रहता था, कुछ इस तरीके की टेक्निक थी। तो ओपन करने के लिए पहले मुंह से उनको तोड़ना पड़ता था। क्लियर है, जो उसका खोल था उसे निकालने के लिए कारतूस को उस खोल के बाहर मुंह से खोलना पड़ता था, फिर वो बंदूक में लगाया जाता था। तो उस चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलेंगे तो हिंदू अपने मुंह से खोलेंगे, और उसमें गाय की चर्बी लगी है तो हिंदुओं की जो धार्मिक भावना है वो आहत होंगी। क्लियर है। और फिर वहीं मुस्लिम जब खोलेंगे, सुअर की चर्बी लगी हुई है, तो मुस्लिमों की जो धार्मिक भावना है वो आहत होंगी। क्लियर है। तो जो हिंदू सैनिक हैं और जो मुस्लिम सैनिक हैं वो सब एक हो गए, बोले यार हमारे धर्म के साथ क्या कर रहे हैं, ये खिलवाड़ कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, हम ही जिता रहे हैं इनको। तो यहाँ पर मेरठ छावनी में मंगल पांडे जो है वो इसकी शुरुआत करते हैं। मंगल पांडे इसका नेतृत्व करते हैं, विरोध करते हैं, और मंगल पांडे को जो है फिर वहां पर, आपने मूवी देखी होगी, वहां पर उनको अंग्रेज जो है वो फांसी वासी दे देते हैं, मार कूट देते हैं, सीधी सी बात है। तो मंगल पांडे जो है वहां पर अंग्रेजों के द्वारा क्या होते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। और मंगल पांडे की जो शहादत है उसका प्रभाव ऐसा रहता है कि फिर जो जितनी भी सैनिक छावनियां होती हैं ज्यादातर में फिर वहां पर क्या होता है, विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। तो मेरठ छावनी से प्रारंभ होता है, और संपूर्ण जो उत्तर भारत है जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल आता है वहां तक इसका प्रभाव फिर हमें देखने को मिलता है। तो तात्कालिक कारण वो चर्बी लगे कारतूस हैं, ठीक है। उसमें कोई राइफल रहती है, राइफल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, तो
वो राइफल में वो कारतूस लगाना पड़ता था, जिसको पहले लगाने के पहले जो है मुंह से उसको तोड़ना पड़ता था। क्लियर है। बाकी जो अन्य कारण थे तो अंग्रेजों के अत्याचार तो थे ही, शोषणकारी आर्थिक नीतियां थी, क्या कर लेना इसको, है ना, ये शोषण एवं कुनीति, भ्रष्टाचार, और जो उस समय के रियासत थे, रजवाड़े थे, मैंने बताया, तो उनके निजी मामलों में क्या करना, अनावश्यक हस्तक्षेप करना, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसीज की बात करें तो वहां पर जैसे जो उत्तराधिकार के जो नियम बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो झांसी की जो रानी थी, झांसी की रानी की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने जो दत्तक पुत्र थे, है ना, उनको गोद लिया, मतलब गोद लिए पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि गोद लिया जो पुत्र होगा वो उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो जहां कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, जैसे हड़प नीति कहा जाता है, पॉलिसी ऑफ लैप्स कहा जाता है, तो हड़प नीति के तहत ऐसे राज्यों का जहां कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है, निर्धारित उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, उसे ब्रिटिश प्रांत, जब ब्रिटिश जो है राज्य, उसके अंतर्गत कर लिया जाएगा, उसके अधीन हो जाएगा वो। तो झांसी में झांसी की रानी ने विद्रोह क्यों किया, रानी लक्ष्मीबाई ने, उन्होंने इसीलिए विद्रोह किया क्योंकि उनका यहाँ कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपना एक पुत्र जो गोद लिया था, दत्तक पुत्र था, वो गोद लिया हुआ पुत्र था, उसे उत्तराधिकारी घोषित किया। और अंग्रेजों ने नियम बनाया कि गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, है ना। और उनके जो पति थे गंगाधर राव जी, हैप्पी दिवाली सभी को, है ना। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गंगाधर राव, इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो हड़प नीति के तहत झांसी जो है वो जो हड़प नीति के तहत, किसके तहत, ब्रिटिश प्रांत में शामिल होनी थी, तो उन्होंने ऐसे कई राजा थे जिन्होंने वहां विद्रोह किया, जैसे झांसी की रानी ने विद्रोह किया, ठीक है। कुछ जो उनके विदेश जो आंतरिक मामले थे उनमें जहां हस्तक्षेप हो रहा था, तो उन ऐसे ही अवध के जो नवाब थे, है ना, तो अब वाजिद अली शाह थे, कौन थे, तो वहां भी विरोध हुआ, है ना, तो वो सारी चीजें थी। खैर वो भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, तो कारण कई सारे थे, तात्कालिक कारण आप याद रखें, कई सारे कारण थे। तो ब्रिटिशर्स का आंतरिक मामलों में क्या करना, हस्तक्षेप करना। आंतरिक मामले मेनली जो थे वो राजनीतिक और जो आर्थिक मामले थे, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो ये सारे कारण थे। प्रसार प्रचार कैसे हुआ, तो जो नाना साहब थे हमारे, पूना में बैठते थे, और तात्या टोपे जी, इन्होंने कमल का फूल एवं रोटी लेकर मध्य प्रदेश के जनमानस को भी इस आंदोलन में भागीदारी हेतु शामिल किया। देखिए कमल का फूल और जो रोटी है ये एक प्रकार के क्या थे, संकेत थे, प्रतीक थे, ठीक है, और इन्हीं को आगे बढ़ाया जाता था, है ना। जैसे कुछ कोडेड फॉर्म में होती है ना चीजें, तो कोड एक प्रकार से था, क्रांति के ये क्या बन गए थे, प्रतीक बन गए थे क्रांति के, कमल का फूल और रोटी, और इन्हीं के माध्यम से जो है वो इस क्रांति को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो फैलाया जा रहा था। क्लियर है ना, इनका प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। घटना की बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में तो मेरठ छावनी से प्रारंभ होता है, मंगल पांडे विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में नीमच जो सैन्य छावनी है वहां से ये विद्रोह प्रारंभ होता है 1857 में। कब होता है, 3 जून 1857 को नीमच छावनी से ये विद्रोह प्रारंभ होता है। इस समय जो कर्नल CB सॉबर्स थे उनके द्वारा इस नीमच छावनी में हुए विद्रोह का दमन किया जाता है ना। और यहाँ पर नीमच व निम्ब जो हेड़ा नामक स्थान है वहां पर ब्रिटिश आधिपत्य पुनः स्थापित हो जाता है। दूसरी घटना मध्य प्रदेश में घटित होती है 1857 की क्रांति ग्वालियर सैन्य छावनी में, है ना। तो ज्यादातर सैन्य छावनी से प्रारंभ होगी, सैन्य छावनी में विद्रोह के साथ फूटती है। ये 14 जून 1857 को होता है। इस समय यहाँ पर जो सिंधिया राजवंश का शासन था और जयाजी राव सिंधिया यहाँ के शासक थे, ठीक है, जयाजी राव सिंधिया यहाँ के शासक थे। तो राव साहेब, है ना, जो नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे, तो ये जो इंदौर से होलकर जो रियासत के जो क्या बोलते हैं सैनिक थे, सादत खां, तो ये सभी लोग सेना लेकर के ग्वालियर पहुंच जाते हैं, है ना, ग्वालियर के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, फूलबाग आदि क्षेत्रों में उत्पात मचाए फिरे रहते हैं। तो पहले तो जो सैनिक होते हैं सिंधिया की सेना के, तो सिंधिया जी की सेना के सैनिक जो है वो थोड़ा बहुत विरोध करते हैं, लेकिन बाद में सादत खां एक बहुत बेहतरीन भाषण देते हैं, तो जो सैनिक होते हैं वो भी विद्रोहियों के साथ मिल जाते हैं। तो जब सिंधिया जी की सेना भी विद्रोहियों के साथ मिल जाती है तो वो कुछ अपने विश्वास पात्र सैनिकों को लेकर के भैया छोड़ छाड़ के वहां से सीधे कहाँ निकल जाते हैं, आगरा निकल जाते हैं, ठीक है। और जो रानी होती है वो उन्हें नरवर वगैरह भेज दिया जाता है, जो मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले में आता है, तो वहां भेज दिया जाता है। तो सिंधिया जी अपने परिवार को लेकर कहाँ निकल लिए, आगरा चले गए। और फिर ग्वालियर में क्या हो जाता है, जो विद्रोही होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, उनका जो है वहां पर आधिपत्य
हो जाता है। इसके बाद तीसरी घटना जो है महत्वपूर्ण वो होती है शिवपुरी जिले में देखने को मिलती है, जो 20 जून 1857 को होती है। शिवपुरी जो छावनी है वहां पर, और 20 जून 1857 को वहां भी विद्रोह जो है वो पहुंच जाता है। चलिए, मध्य प्रदेश में प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं की बात करें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम आता है सआदत खां। ठीक है, सआदत खां आपके एमपीपीएससी का जो ऑफिस है उसके सामने इनकी समाधि भी बनी हुई है, सआदत खां की, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने। ठीक है, ये होलकर सेना के क्या थे, तोपची थे। तोपची मतलब जो तोप चलाने का काम करते थे, तो होलकर सेना में ये तोपची थे। ठीक है, और इनके साथ भागीरथ सिलावट नामक एक व्यक्ति और थे। इन्होंने मिलकर के 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेजिडेंसी में विद्रोह किया। ठीक है, इंदौर रेजिडेंसी क्या होती थी, इन्हें ब्रिटिश रेजिडेंसी कहा जाता था। ब्रिटिश रेजिडेंसी है ना, जैसे इंदौर रेजिडेंसी हो गया, ग्वालियर रेजिडेंसी हो गया। तो ये रेजिडेंसी क्या था, मेनली यहाँ पर क्या होता था, जो एक ब्रिटिश एजेंट रहता था, अंग्रेज जो है वो एजेंट यहाँ पर रहता था, प्रतिनिधि रहता था, रिप्रेजेंटेटिव रहता था। ठीक है, और यहाँ पर एक सैन्य टुकड़ी रखी जाती थी। क्या रखी जाती थी, एक सैन्य टुकड़ी रखी जाती थी। और इस सैन्य टुकड़ी का खर्च कौन देते थे, जो राजा होते थे, है ना, जो वहां के राजा होते थे, जैसे सिंधिया हो गए, तो ग्वालियर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा और उनके साथ एक सैन्य टुकड़ी होगी जो आधुनिक हथियारों से, जो अंग्रेज के यूरोपियंस थे उनके पास आधुनिक हथियार आदि थे, तो वो सैन्य टुकड़ी का पूरा खर्चा ये राजा उठाते थे। ठीक है, बस इनका काम क्या रहता था, तो अगर इनके ऊपर कोई आक्रमण करेगा, सिंधियाओं के ऊपर या जिस भी राजा के जहाँ जिस भी रियासत में जो हैं, तो उसमें जो सहयोग करते थे, उनकी सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ते थे। और इनका हस्तक्षेप, ये जो ब्रिटिश एजेंट है, ये उन रियासत के जो राजे वगैरह होते थे, है ना, जितने भी उनके आंतरिक मामले होते थे, मेनली राजनीतिक और आर्थिक और जो विदेश संबंधों से रिलेटेड, उन मामलों में इनका हस्तक्षेप प्रभाव रहता ही रहता था। क्या, तो इंदौर रेजिडेंसी में इन्होंने विद्रोह कर दिया और वहां पर से हथियार वगैरह लूट करके, और जो सैनिक वगैरह हैं वो वहां से फिर निकल पड़ते हैं। ठीक है, और ये वहां से निकलते हैं विद्रोह करते हुए, और यही बाद में कहाँ पहुंचते हैं, ग्वालियर पहुंच जाते हैं। क्लियर है ना, जो सिंधियाओं के अगेंस्ट युद्ध बुद्ध हो रहा है तो ग्वालियर पहुंचते हैं, फूलबाग, ग्वालियर का किला और बहुत सारी चीजों को वहां पर क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये सआदत खां, बस क्षेत्र का याद रखना, पूछा जा चुका है। सआदत खां कहाँ पर, इंदौर में होलकरों की सेना से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, अब कहा यह जाता है कि इस समय जो होलकर शासक थे उनका नाम था तुकोजी राव सेकंड। तुकोजी राव द्वितीय यहाँ पर क्या कर रहे थे, होलकर राजा थे, याद रखना। और ये कहा जाता है कि ये जो तुकोजी राव सेकंड थे, इन्हीं ने प्रेरणा, इन्होंने इसे क्या किया, प्रेरित किया सआदत खां को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए, है ना। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि शांत रहकर, मतलब बिल्कुल भी मतलब विद्रोहियों के विरुद्ध कोई इस कदम ना उठाकर उनका सहयोग किसने किया, तो वो किया था होलकरों ने। तो कोजीराव पवार थे, इनकी सेना ने सआदत खां इंदौर में जो है विद्रोह करते रहे, इंदौर रेजिडेंसी को लूटते रहे, और इनकी जो सेना थी, किसकी, तुकोजीराव या होलकर सेना थी, वो साइड में खड़ी होकर देखती रही, उसने कोई भी हरकत नहीं की। ठीक है, तो होलकरों ने मौन जो है वो सपोर्ट किया। दूसरी तरफ हमने पढ़ा भी था कि तुकोजीराव जो पवार है, उन्होंने फिर क्या किया, जो ब्रिटिश एजेंट थे उनको यहाँ से, ड्यूरंड जो यहाँ ब्रिटिश एजेंट थे, तो कर्नल ड्यूरंड उनको सेफली यहाँ से इंदौर रेजिडेंसी से निकाल के उनको जो है वो सीहोर शायद भेज दिया जाता है ना। तो वो भी काम किया, तो दोनों तरफ उनकी वाहवाही हो गई। एक तरफ उन्होंने 57 की क्रांति में सआदत खां जो क्रांतिकारी थे उनका समर्थन भी कर दिया, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के लिए भी विश्वास पात्र बन गए, जब ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे ड्यूरंड, उनको सेफली वहां से निकाला, जब सआदत खां और उनकी सेना वहां विद्रोह कर रही थी। तो दोनों तरफ उनका नाम हो जाता है। बाद में 1874 में ये बांसवाड़ा में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 1 अक्टूबर 1874 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। वर्तमान में इनकी जो समाधि है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के ऑफिस के जस्ट ऑपोजिट आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी। चलिए, और कौन कौन थे, तो शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह, ये दो बहुत फेमस नाम है जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, शंकर शाह पिता थे और रघुनाथ शाह इनके पुत्र थे। तो पिता पुत्र थे, इन्होंने महाकौशल क्षेत्र में, मेनली जो गौंड शासक थे उन्हीं से रिलेट करते थे ये। ठीक है, तो महाकौशल क्षेत्र में जो जबलपुर और उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर इनका राज था। तो वहीं पर इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। ये पाटन एवं बरगी के युद्धों में ब्रिटिशर्स से संघर्ष भी इन्होंने किया हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया जाता है 18 सितंबर 1858 को, और तोप के मुंह से बांधकर इन्हें उड़ा दिया जाता है।
ठीक है, तो बहुत क्रूअल तरीके से इनके शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, और जब इन्हें तोप के मुंह से बांध कर उड़ा दिया जाता है तो इसी से घटना से दुखी होकर जो रामगढ़ की रानी रहती है अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई, तो अवंतीबाई जो होती है, अवंतीबाई लोधी जिन्हें कहा जाता है, वो काफी नाराज हो जाती हैं इससे, क्योंकि शंकर शाह जो है उन्हें पुत्री समान मानते थे। ठीक है, मतलब पिता और पुत्री जैसे संबंध इनके मध्य थे रानी अवंतीबाई, और इन्होंने अवंतीबाई का सहयोग भी किया था। ठीक है, जब अंग्रेजों से इनका संघर्ष हुआ था रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का, तो इन्होंने उनका सपोर्ट भी किया था रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का। तो ये रानी अवंतीबाई जो है इससे काफी दुखी होती हैं, और वो भी फिर 1857 की क्रांति में जो है वो शामिल हो जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें बखतवली, तो शाहगढ़ के ये राजा, अब ये देखिए ये नाम 1842 के बुंदेला विद्रोह में भी है ना, तो इसे याद रखना। 1842 के बुंदेला विद्रोह में भी आपने इनका नाम सुना था, शाहगढ़ के बखतवली जो शासक थे वो। तो शाहगढ़ क्षेत्र के सागर में क्रांति का नेतृत्व किया बखतवली ने, और इनके सेनापति थे बौधन दउआ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बौधन दउआ किसके सेनापति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई, तो वो थे शाहगढ़ के शासक बखतवली के, है ना। और देखिए इधर भी आप याद रखना, ये जो लिस्ट हम लोगों ने लिखी थी देखी थी, है ना, कहाँ गया आपका, ये रहा बखतवली, है ना। तो शाहगढ़ के बखतवली, तो ये उस समय अंग्रेजों के साथ थे, बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं, और फिर 57 की क्रांति में भी जी अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करते हैं, नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं अपने सेनापति बौधन दउआ के साथ। क्षेत्र याद रखना कहाँ पर है जी, सागर क्षेत्र में बखतबली। तो 42 के विद्रोह में भी हैं और 1857 के विद्रोह में भी हैं, बखतबली का नाम दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा, है ना। शंकर शाह हो गया, रघुनाथ शाह हो गया। इसके बाद मर्दन सिंह, है ना। मर्दन सिंह ये कहाँ पर है, बानपुरा क्षेत्र में क्रांति को नेतृत्व प्रदान करते हैं। क्षेत्र का नाम याद रखना, कौन सा जो नेतृत्व करता है क्रांतिकारी है वो किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है। मर्दन सिंह कहाँ पर है, बानपुरा क्षेत्र में इन्होंने क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। इसके अलावा टंटिया भील, है ना, टंटिया भील ये पूछा जा चुका है, ये निमाड़ क्षेत्र में, और गौरिल्ला युद्ध पद्धति के जरिए इन्होंने ब्रिटिशर्स को क्या किया था, जो है वो चैलेंज किया था। ठीक है, 1889 में इनको फांसी दे दी जाती है ना। और टंटिया भील को जो है वो रॉबिन हुड भी कहा जाता है ना। उस समय 1889 में या 1886 में कोई अमेरिकन न्यूज़पेपर है, या मतलब या यूरोपियन है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उस न्यूज़पेपर में इनको रॉबिनहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। खैर मैं आपको बता दूंगा उसको। इसके बाद है भीमा नायक। ठीक है, भीमा नायक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, टंटिया भील भी पूछे जा चुके हैं, भीमा नायक भी पूछे जा चुके हैं। कहाँ पर था, तो सेंधवा, बड़वानी के सेंधवा नामक क्षेत्र में 1857 की क्रांति को इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, इन्होंने खाजा नायक के साथ मिलकर ब्रिटिशर से सतत संघर्ष किया, है ना। पानसेमल डकैती कांड, अंबा पानी युद्ध में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध नेतृत्व प्रदान किया। 29 दिसंबर 1876 की इनकी मृत्यु हो जाती है। एक क्वेश्चन इनको लेकर के बहुत प्रचलित है कि ये पकड़ लिए जाते हैं बाद में भीमा नायक, और इन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, अंडमान निकोबार भेज दिया जाता है काले पानी की सजा दे करके, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है ना, 1876 में। तो 1857 की क्रांति में भील जो थे, ये भील जाति से आते थे, टंटिया भील, भीमा नायक, ये सब भील जो है वो जनजाति से बिलोंग करते थे, है ना। खाज्या नायक ये भी भील थे, निमाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते थे, भील जनजाति से आते थे। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में, है ना, चैलेंज किया अंग्रेजों को, भीमा नायक के साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। ये पानसेमल की डकैती कांड में और अम्बापानी युद्ध दोनों में इनकी भागीदारी थी, भीमा नायक के साथ थे। चलिए इसके बाद आपके अगले कौन से हैं, अवंतीबाई, है ना, रानी अवंतीबाई जो रामगढ़ की ही, अवंतीबाई लोधी, जबलपुर क्षेत्र, रामगढ़ क्षेत्र जबलपुर में आता है। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था इन्होंने भी। और गिरधारी बाई जो है वो इनकी सहायिका थी, जैसे झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, उसी प्रकार से गिरधारी बाई इनकी सहायिका थी। ठीक है ना। योगदान तो खेरी का युद्ध इन्होंने लड़ा 1857 में, फिर देवहारगढ़ में इनका संघर्ष होता है, और स्वयं जैसे रानी दुर्गावती ने क्या किया, अपने प्राण स्वयं ले लिए थे, है ना, पकड़ा नहीं जाना चाहती थी, तो स्वयं ही अपनी कटार से उन्होंने अपना बलिदान कर दिया था। इसी प्रकार रानी अवंतीबाई जो थी, इन्होंने भी अपना बलिदान जो है वो स्वयं कर दिया था। ठीक है, इसके बाद ठाकुर सरजू प्रसाद, ये विजय राघवगढ़ क्षेत्र आता है कटनी में, इन्होंने कटनी विजय राघवगढ़ क्षेत्र से इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। इसके बाद फाजिल मोहम्मद खान, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, भोपाल के गड़ा अंबा पानी के जागीरदार थे, और इनके भाई थे आदिल मोहम्मद खां। तो ये दोनों नाम याद रखना, फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां। इन्होंने भी भोपाल के गड़ा अंबा पानी नामक क्षेत्र से क्या किया था 1857 की क्रांति में
विद्रोह किया था। फिर बमौरी का युद्ध 1857 ईस्वी में होता है, जो इन दोनों भाइयों ने लड़ा, है ना। ये ब्रिटिशर्स और फाजिल मोहम्मद खां की सेना के मध्य होता है। इस युद्ध में फाजिल मोहम्मद खां के सेनापति भीखम सिंह, इनका नाम याद रखना, सेनापति कौन है, भीखम सिंह, ये मारे जाते हैं। बाद में फाजिल मोहम्मद खां को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे फैक्ट हैं, वो फैक्ट आपको पता होने चाहिए। क्लियर है ना, सीधे सीधे फैक्ट हैं, ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। आप लिस्ट बना के याद करो, कैसे भी याद करो। उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, कालपी, ग्वालियर क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, है ना। इनके पीछे कौन लगाया गया, तो जो कर्नल ह्यूरोस थे, है ना। ह्यूरोस के साथ संघर्ष करते हुए ग्वालियर में 18 जून 1858 को ये क्या हो जाती है, शहीद हो जाती है ना। झलकारी बाई इनकी सहायिका थी। तो गिरधारी बाई जो थी वो रानी अवंती बाई, याद रखना। गिरधारी बाई, ये पूछेगा, क्वेश्चन है, गिरधारी बाई किसकी सहायिका थी, तो गिरधारी बाई जो थी वो अवंती बाई की सहायिका थी, अवंती बाई। और झलकारी बाई किसकी है, तो झलकारी बाई याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई की। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अमरचंद बांटिया, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, जो जब शहादत खां की जब हम बात कर रहे थे, तो वो जब ग्वालियर पहुंचते हैं सेना के साथ मिलकर के, और जब सिंधिया रियासत के सैनिक जो क्या हैं ग्वालियर में पहुंचे हुए, उन शहादत खां के नेतृत्व में जो सैनिक पहुंचते हैं इंदौर से, उनके साथ मिल जाते हैं, तो ग्वालियर को अपने अधीन कर लेते हैं क्रांतिकारी। ग्वालियर जो अपने अधीन होता है, सिंधिया छोड़ के चले जाते हैं, बाद में अंग्रेज आते हैं, तब वो सारी चीजें होती हैं। तो सिंधियाओं के दीवान थे, वित्त मंत्री एक प्रकार से कह सकते हैं, अमरचंद बांटिया। तो अमरचंद बांटिया ने क्या किया, जो खजाना था, उस खजाने की चाबी, खजांची थे ये उनके, तो खजाने की चाबी जो थी वो क्रांतिकारियों को सौंप दी। क्लियर है, तो ये सिंधिया राजवंश के खजांची थे, है ना। झांसी की रानी जब आती हैं और जो सादत खां जो अन्य सैनिक होते हैं, तो उनको नेतृत्व प्रदान करती हैं, तो ये रानी को राजकोष की चाबियां जो है उन क्रांतिकारियों को इन्होंने सौंप दी। क्लियर है। और बाद में जब अंग्रेज दोबारा से अपना अधिकार जमा लेते हैं ग्वालियर पर, तो अमरचंद जो बांटिया रहते हैं, अमरचंद बांटिया को फिर सिंधिया जो रहते हैं, तो सिंधियाओं को गद्दार क्यों कहा जाता है, तो इसी कारण कहा जाता है क्योंकि क्रांतिकारियों के विरुद्ध उन्होंने अपनी सेना भी भेजी, बाद में अंग्रेजों का सहयोग भी किया, और साथ ही साथ उन्हीं के जो मंत्री थे, खजांची थे, जिन्होंने अंग्रेज क्रांतिकारियों का साथ दिया, तो सिंधियाओं के कहने पर फिर इन्हें बहुत ही क्रूर तरीके से जो है वो फांसी दे दी गई। ठीक है, और इनका जो शव है ना, वो ग्वालियर में कहते हैं किले के नीचे किसी स्थान पर बहुत दिनों तक जो है वो लटका रहा, वहां पर सड़ता रहा, अमरचंद बांटिया जी का। आप इतिहास पढ़ेंगे जब, तो आपको समझ आएगा कि कितने क्रूर तरीके से। तो वो जो दाग है वो सिंधिया 1857 की क्रांति पे सिंधिया रियासत के ऊपर लगा है, उसे धोना बहुत मुश्किल है। क्लियर है, उसे धोना बहुत मुश्किल है। तो वही चीज है, क्योंकि काफी दिनों तक इनका शव, मतलब क्रांतिकारियों का साथ देने वाले व्यक्ति का शव जो है वो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्थल पर लटकाए रखा गया। ठीक है, चलिए, तो इन्हें फांसी दे दी जाती है, और फांसी देने के कई दिनों तक इनका जो शव है वहां पर फांसी पर लटका रहा, ताकि एक सीख मिल सके कि भाई अगर गद्दारी अगर आप करते हो तो फिर आपके साथ यही हश्र होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तात्या टोपे, ये एक महत्वपूर्ण नाम है तात्या टोपे जी का। ठीक है, ये 1857 की क्रांति के मुख्य क्या थे, नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। हमने देखा भी था नाना साहेब और तात्या टोपे जी। शुपरी को इन्होंने केंद्र बनाकर गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जरिए ब्रिटिशर्स को मतलब शुपरी को केंद्र तो इन्होंने बाद में बनाया, शुरुआत में इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, है ना। ये एक प्रकार से कह सकते हैं 1857 की क्रांति में प्रमुख संगठन करता थे, है ना। जो अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह चल रहा था, तो उनके मध्य एक प्रकार के कोऑर्डिनेटर थे, ये वो प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो शुपरी बाद में जब विद्रोह का दमन होना प्रारंभ हो जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में वापस से ब्रिटिश जो अधिकारी रहते हैं, सेना रहती है, वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है, तो ये फिर शुपरी के आसपास के जंगलों में क्या करते हैं, छुप जाते हैं। यहाँ पर जो नरवर नामक एक क्षेत्र था, वहां के एक निष्कासित राजा थे मानसिंह। सिंधियाओं का आधिपत्य हो गया था, तो मानसिंह को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, नरवर से निष्कासित कर दिया था, और ये तात्या टोपे के मित्र थे। तो मानसिंह जो वहां के लोकल राजा थे, उसके साथ जंगल में ही रहते थे। अब ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, और उनके कई सैनिकों को इन्होंने इस गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से मार दिया था। अंग्रेज इससे परेशान थे, ढूंढ रहे थे, पकड़ में नहीं आते थे।
तो उन्होंने एक चाल चली, वही डिवाइड एंड रूल। सीधी सी बात है, अंग्रेजों का एक ही फंडा था, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने जो राजा मानसिंह थे, उन राजा मानसिंह को प्रलोभन दिया कि यदि आप तात्या टोपे को पकड़वा देते हैं तो आपको आपका जो छीना हुआ क्षेत्र था, जो नरवर रियासत वाला क्षेत्र था, वो वापस कर दिया जाएगा, आपको वो जागीरदारी वहां की पुनः प्राप्त हो जाएगी। मानसिंह लालच में आ जाते हैं और तात्या टोपे को अंग्रेजों से पकड़वा देते हैं। बाद में इनको 18 अप्रैल 1859 को शुभपुरी में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है ना। तो शिवपुरी में इनका समाधि स्थल भी बना हुआ है, वहां सामने ही माता कैला मैया का मंदिर है और उनके पीछे ही, समाधि स्थल के पीछे जो है वो माँ राजेश्वरी, माँ नागेश्वरी का प्रसिद्ध जो है एक मंदिर है शिवपुरी में। क्योंकि चूंकि हम शिवपुरी से ही बिलोंग करते हैं तो इनका समाधि स्थल है, वहाँ बहुत बड़ी इनकी प्रतिमा जो है वो तात्या टोपी जी की एक तलवार लिए हुए वहां पर बनाई हुई है। एक पेड़ था भी था जिस पेड़ पर इनको मतलब फांसी पर लटकाया गया था, अब तो पेड़ जो है सूख कर टूट चुका है, लेकिन समाधि स्थल आज भी है इनका। तो 18 अप्रैल 1859 को इनको एक जनसमूह के समक्ष शिवपुरी में जो है वो फांसी दे दी गई थी। इसकी गद्दारी के कारण पकड़े गए थे, तो याद रखेंगे मानसिंह नरवर से के एक निष्कासित शासक थे, उनकी गद्दारी के कारण इनको पकड़ लिया गया था। तो 18 अप्रैल इनके बलिदान दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। चलिए, इसके बाद ठाकुर रणमत सिंह, कुछ छोटे छोटे और नाम आते हैं। रणमत सिंह ये सतना के मनकहरी गांव में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और ठाकुर रणमत सिंह जो है इन्होंने भी 1857 की क्रांति में नेतृत्व प्रदान किया था। कहां से? तो चित्रकूट, नागौद, नौगांव क्षेत्रों में। ठीक है, इन्होंने मेजर कैलिन की हत्या की, बाद में इनको भी क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई थी। अन्य प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं की बात करें तो मुराद अली खां का नाम याद रखना, महू छावनी से है। राजा बख्तावर सिंह ये कहां पर है? अमझेर आधार में। ठाकुर दौलत सिंह ये होशंगाबाद में थे। देशपत बुंदेला ये कहां पर है? आपके छतरपुर। शेख रमजान सागर क्षेत्र में है। ठीक है, दौलत कछवाहा भोपाल में, शुजात खां भोपाल में, और बहादुर व देवी सिंह मंडला में। ठीक है, बहादुर व देवी सिंह ये मंडला में है, इन्होंने एक सरकार की भी स्थापना की थी। ये शुजात खां का नाम याद रखना, भोपाल है ना। सादत खां इंदौर और शुजात खां भोपाल, कंफ्यूजन हो जाता है, इसे स्पष्ट कर लेना है ना। सादत खां, ये कंफ्यूजन ना रहे आपको। सादत खां कहां पर है? इंदौर रेजिडेंसी में इन्होंने विद्रोह किया था। और शुजात खां, शुजात खां ये कहां पर हैं आपके? ये हैं आपके भोपाल में, भोपाल। ठीक है, इसके अलावा सुरेंद्र भाई संबलपुर में, झलकारी बाई ग्वालियर, किशोर सिंह हिंडोरिया दमोह में, सरदार खां इंदौर, विजय सिंह लोधी रामगढ़, दलगंजन सिंह बरौदा, हारोल्ड हरचंद्र राय रीवा, ठाकुर जगमोहन सिंह रीवा, दौलत सिंह राधोगढ़, ये सभी है ना। रणजीत राय दीक्षित रीवांचल, महादेव शास्त्री ग्वालियर, और राव खलक सिंह दउआ सेवड़ा दतिया। इसके अलावा उमराव सिंह सूबेदार भांडेर से हैं, वारिस मोहम्मद खां भोपाल से, दौलत सिंह कुशवाहा दबो भिंड से, मेहरबान सिंह लोधी हीरापुर नरसिंहपुर, गरुड़ सिंह सोहागपुर शहडोल, और गरुड़ सिंह वो सेम ही है, गरुड़ सिंह या गरुड़ सिंह एक ही नाम है वो। ठीक है, 2 बार हो गया। क्लियर है। यद्यपि निष्कर्ष क्या है? तो यद्यपि यह विद्रोह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए, है ना। और फिर भारतीयों में निर्दलता, आपसी एकता, कई सारी चीजें भी हो गई। और भारत में अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और 1857 की क्रांति ने यह बता दिया कि भैया अब भारत में है ना एक व्यापारिक कंपनी के रूप में जो है वो शासन नहीं किया जा सकता। यहाँ प्रत्यक्ष हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रिटिश जो शासन है उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो भारत का शासन था उसे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन फिर लाया जाता है। 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। ठीक है, और फिर कई सारे चेंजेस वहां पर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये प्रभाव इसके दीर्घगामी रहे, दीर्घकाल मतलब दीर्घगामी प्रभाव इसके हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात आती है अब कि इस बीच में 1857 के बाद फिर स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ता है, लेकिन फिर जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी शिथिल पड़ जाती हैं। हमें इस प्रकार की बहुत ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं देखने को मिलती हैं। और जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती भी हैं तो उन क्रांतिकारी गतिविधियों में जो प्रमुख क्रांतिकारी होते हैं वो महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बंगाल हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, ये कुछ क्षेत्र हैं जो कालांतर में क्या होते हैं? क्रांतिकारी गतिविधियों के गढ़ बन जाते हैं, है ना। जिसमें बंगाल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है जहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर होती रहती हैं। तो इस ड्यूरेशन में मध्य प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम स्वतंत्रता आंदोलन से हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि बंगाल में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण
अंग्रेज परेशान हो जाते हैं। और उस समय कलकत्ता जो है वो राजधानी था, याद रखना आप, दिल्ली राजधानी नहीं है। ब्रिटिशर्स के टाइम में उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। तो कलकत्ता राजधानी था और बंगाल में आता था। तो बंगाल बहुत बड़ा प्रांत भी था, वहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज परेशान हो गए थे। उधर महाराष्ट्र में भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। बाल गंगाधर तिलक जो है वो आप देखेंगे 1897 में चापेकर बंधु करेंगे हत्या, ठीक है, रैंड एवं एमहर्स्ट नामक जो रहेंगे तो फ्लेग कमिश्नर, उनकी हत्या की जाएगी चापेकर बंधुओं के द्वारा। तो इधर बाल गंगाधर तिलक हैं और बंगाल में तो एक से एक जो है वो बढ़कर क्रांतिकारी थे उस समय। तो वो सभी से अंग्रेज परेशान थे। मध्य प्रदेश या और भी भारत के अन्य क्षेत्र अभी अछूते हैं, ठीक है, खबरें वहां पहुंच रही हैं, न्यूज जा रही हैं, धीरे धीरे वो आग जो है वो, चिंगारी जो है वो, है ना, धधक रही है, बढ़ती चली जा रही है, ज्वाला का रूप लेती चली जा रही है ना। जो ज्वालामुखी है वो धधक रहा है, अभी फटा नहीं है। क्लियर है? तो वही चीज थी। अब बंगाल में जब गतिविधियां बढ़ जाती हैं तो हम देखते हैं कि बंगाल में क्या होता है, अंग्रेज इससे निपटने के लिए क्या करते हैं, बंगाल का कर देते हैं विभाजन। तो 1906 में बंगाल विभाजन होता है और उस बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन होता है और बहिष्कार होने लगता है अंग्रेजों का। तो वही स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का कुछ प्रभाव हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। क्योंकि उस समय का मध्य प्रदेश आज के मध्य प्रदेश से अलग रहेगा, इतना ध्यान रखना। महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र आपको उसमें देखने को मिलेंगे। आज के मध्य प्रदेश की बात करें तो आज का मध्य प्रदेश तो बहुत छोटा हो गया। क्लियर है ना? आज का मध्य प्रदेश तो 1 नवंबर 2000 को देखें तो छत्तीसगढ़ भी अलग कर दिया है। और यदि 1 नवंबर 1956 को जो बना था उसके पहले की बात करें तो महाराष्ट्र का भी एक बहुत बड़ा पार्ट मध्य प्रदेश में आता था। क्लियर है? उस कंटेक्स्ट में इसको देखना होगा। तो जो बंगाल विभाजन हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं। तो 1906 में, है ना, बंगाल में हो रही निरंतर जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनसे परेशान होकर बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो की जाती है। बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। ये जो बंगाल विभाजन है, इस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन साहब के टाइम में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। मेन उद्देश्य बंगाल विभाजन का एक तो ये था कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, जो क्रांतिकारियों में जो एकता थी, उस एकता को तोड़ना था। मेनली बंगाल का जो उस समय डेमोग्राफी आप देखोगे, जनसांख्यिकी आप देखोगे तो बंगाल जो है उस समय हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। जो पश्चिमी बंगाल था, जो आज मध्य प्रदेश में, सॉरी, भारत में आता है ना, तो जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र था वो हिंदू बाहुल्य पॉपुलेशन वाला क्षेत्र था। और जो पूर्वी बंगाल था वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। लेकिन चूंकि बंगाल में वे जो हिंदू मुस्लिम वाला फंडा कम चलता था, वहां पर जो सांस्कृतिक एकता थी कि हम बंगाली हैं, है ना, जो कल्चरल यूनिवर्सिटी थी, सांस्कृतिक जो एकता थी वो बहुत ज्यादा थी। और उसी ने सभी को, हिंदू और मुस्लिम, इनको क्या कर रखा था, बांध रखा था। तो ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, जो बंगाली के आधार पे, बांग्ला भाषा के नाम पे, है ना, भाषाई आधार पे और क्षेत्र के आधार पे, तो उसे तोड़ना चाह रहे थे अंग्रेज। क्योंकि वो टूट जाएगा तो क्या होगा, ये आपस में ही लड़ेंगे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने हमेशा से खेली है। तो वो ये चाह रहे थे कि ये जो क्रांतिकारी या आंदोलनकारी जो गतिविधि, क्योंकि मध्य भारत में भी इस समय क्या चलेगा आपका, जो उदारवादी चरण है जिसे कहा जाता है, 1885 से लेकर के 1905 तक का। तो इस समय शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस भी आ जाएगी, शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों से क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे कई सारी चीजों की, ठीक। और 1906, लेकिन बंगाल में देखेंगे कि तो क्रांतिकारी गतिविधियां भी पैरेलल होती रहेंगी। तो वहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध जो एक नैरेटिव सेट हुआ है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई हमसे ना लड़ें, ये आपस में ही लड़ते रहें। क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से भारत में अपना राज स्थापित किया था, लोगों को, भारतीय राजाओं को, लोगों को आपस में लड़वाते रहे, ताकि वो आपस में ही क्या करते रहें, लड़ाई झगड़ा करते रहें और अंग्रेज आसानी से भारत में शासन करते रहें। किसी एक पक्ष का साथ दे देंगे तो वो उसके क्या बन जाएंगे, फेवरेट बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उनका समर्थन करने वाले लोग हर परिस्थिति में भारत में विद्यमान रहेंगे। भाई दो लोग अगर लड़ाई कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में दो दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, समझो इस चीज को, तो उन दोनों में से, और आप चाहते हो कि दोनों के ऊपर आपकी चले, आपकी बात दोनों माने, क्लियर है, तो क्या करोगे आप, पहले दोनों में फूट डालोगे, फिर फूट डालने के बाद किसी एक का साथ दोगे, ठीक है, फिर एक का साथ देके उसको पहले जितवाओगे, ठीक है। अब जिसको जितवा के राजा बना दिया, अब वो आपकी बात नहीं मारेगा, तब आप दूसरे का साथ दोगे, क्लियर है, फिर दूसरे को जितवाओगे,
अब उन दोनों के बीच में तो आपने खाई खड़ी कर दी, आप न्यूट्रल हो, आप किसी भी तरफ जा सकते हो जहां से आपको फायदा मिलेगा, तो उस तरफ। तो अंग्रेजों ने यही पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने अपनाई। वो पहले उस व्यक्ति को पकड़ते थे जहां से ज्यादा फायदा मिल सकता था, जब वहां से फायदा मिलना बंद हो जाता था, है ना, या वो विरोध करना प्रारंभ करता था, तो उसके दूसरे जिससे शत्रुता करवाई है उसका साथ दे देते थे, उसको पकड़ लेते थे। ठीक है, जैसे नवाब बंगाल में आप देखोगे, नवाब उन्होंने बनाया सिराजुद्दौला के बाद, मीर जाफर, मीर कासिम, तो उन्होंने अपने नवाब बनाए ना। ठीक है, और जब उन नवाबों ने अपने खुद के बनाए हुए नवाबों ने विद्रोह प्रारंभ मतलब विरोध करना प्रारंभ किया, तो उनको हटा के जो विरोधी था दूसरा, जो शुरू से विरोध था, उसको बना दिया नवाब बाद में। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला गेम यहाँ बंगाल में खेल लिया इस एकता को तोड़ने के लिए। और इसी बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप एक आंदोलन होता है जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कहा जाता है। तो ये अखिल भारतीय स्तर पे होता है, मेनली महाराष्ट्र और बंगाल वाले कुछ क्षेत्रों में ये सीमित रहता है। इसका कुछ प्रभाव मध्य प्रदेश में भी देखने को हमें मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो बंगाल से लगा हुआ क्षेत्र है। बाल गंगाधर तिलक जो है वो इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, तो क्या क्या घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं पर हम एक एक करके थोड़ी चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या घटना होगा, तो मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंशियल एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन जबलपुर में संपन्न हुआ, और इसी समय स्वदेशी आंदोलन के समय, और इसकी अध्यक्षता करते हैं गंगाधर राव चिटनिस। ठीक है, इसी समय आप देखेंगे सशस्त्र क्रांति के उद्देश्य से चिदम्बरम पिल्ले के नेतृत्व में क्रांतिकारी दल का भी गठन किया जाता है। 1907 में माधवराव सप्रे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, पत्रकार थे। तो अप्रैल 1907 में नागपुर से केसरी के हिंदी संस्करण, केसरी नामक जो पत्र था, ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक निकालते थे पत्रिका, तो उसका हिंदी संस्करण हिंदी केसरी का प्रकाशन आरंभ किया जाता है। तो माधवराव सप्रे, ये पूछा गया प्रश्न है, पत्रकारिता से रिलेटेड थे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी इनकी भूमिका रहती है। ठीक है, तो नागपुर से इन्होंने केसरी का जो हिंदी संस्करण है, हिंदी केसरी, उसका प्रकाशन प्रारंभ किया। इसने मध्य प्रांत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा RN माधौलकर, चूंकि ये महाराष्ट्र वाले पार्ट में ज्यादा है, कि इनकी अध्यक्षता में मार्च 1907 में रायपुर में सेंट्रल प्रोविंशियल एसोसिएशन का तीसरा अधिवेशन आयोजित हुआ। इसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर, चूंकि हरि सिंह गौर मध्य प्रदेश से सागर क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, उन्होंने भी भागीदारी की थी। आगे चलकर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया जाता है, और जो भारत की राजधानी है उसे कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर है, तो ये सब कहानी पड़ी होगी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, वो सारी चीजें। इसके बाद फिर आता है होम रूल लीग आंदोलन 1916 में। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन, जो बाल गंगाधर तिलक और जो एनी बेसेंट जी हैं, श्रीमती एनी बेसेंट, उनके द्वारा होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व किस किस ने किया, तो याद रखेंगे, मेनली बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया था। इसका विस्तार मध्य प्रदेश में भी हुआ। उद्देश्य क्या था, स्वशासन की प्राप्ति, है ना। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, स्वशासन की प्राप्ति था। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो अमरावती में डॉक्टर हरि सिंह गौर। अब देखो आपको क्या याद रखना है, तो आप याद रखेंगे कौन एसोसिएटेड है, नाम याद रखो, आंदोलन का नाम और व्यक्ति का नाम। ठीक है, हरि सिंह गौर, तो इनकी अध्यक्षता में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार जो प्रोविंशियल एसोसिएशन की बैठक में इन्होंने औपचारिक रूप से किसकी, स्वराज की मांग को प्रस्तावित किया। तो हरि सिंह गौर किससे एसोसिएटेड रहे हैं भाई, आप देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन में इनका नाम आता है। इसके बाद 1916 में जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1916 में कहां होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान, तो जबलपुर में। मध्य प्रांत में होम रूल लीग का मुख्यालय नागपुर में था, तो ये चूंकि महाराष्ट्र में चला गया, उस समय महाराष्ट्र CPN बरार में आता था, नागपुर वाला पार्ट। अनेक स्थानों पर होम रूल लीग की शाखाएं स्थापित हुई। प्रमुख नेता जिनका नाम आता है मध्य प्रदेश से, तो हरि सिंह गौर थे, गंगाधर राव, दादा साहब खापरडे, माधवराव सप्रे, BM मुंजा। इसमें से ये दो नाम आप याद रखना, हरि सिंह गौर हो गए आपके, माधवराव सप्रे हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MPPSC में पूछे भी जा चुके हैं, मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड होते हैं। इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन मध्य प्रदेश में, है ना, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत के असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के आंदोलन है, उसके पहले खिलाफत आंदोलन हम लोग देखते हैं। खिलाफत आंदोलन मध्य प्रदेश में तो देखिए खिलाफत आंदोलन था क्या, पहले उसको थोड़ा आप समझ लो, है ना, भारत के संदर्भ में। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब हम पढ़ते हैं, या भारत में राष्ट्रीय जो आंदोलन पढ़ते हैं, उसमें खिलाफत आंदोलन जो है वो भारत में मुस्लिमों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है ना। अली बंधु इसमें नाम आते हैं, जिन्ना हो गए आपके। ठीक है, गांधी जी भी बाद में खिलाफत आंदोलन
में जो है वो भाषण देने जाते हैं, इनकी जो बैठक होती है। तो मेनली ये आंदोलन था क्या, खिलाफत इसे क्यों कहा जाता है, तो आप समझें इस चीज को कि इस समय प्रथम विश्व युद्ध का समय था। 1914 में पहला विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ और यहाँ पर समाप्त हो गया, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध 14 में प्रारंभ हुआ, 1918 में समाप्त हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो इसमें जो मित्र राष्ट्र होते हैं तो इसमें क्या बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। तो एक होता है मित्र राष्ट्र होता है और एक होता है धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो ये जो मित्र राष्ट्र है इसमें मेनली ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, ये सारी कंट्रीज आ रही थी, इटली भी इधर ही था। और धुरी राष्ट्रों में आप देखोगे जर्मनी, है ना, जापान, तो इस तरह की कंट्रीज थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जो मित्र राष्ट्र हैं इनकी विजय होती है। तुर्की, अब इसमें जर्मनी था, तुर्की था। अब तुर्की को याद रखना, तो ये इस तरफ से लड़ रहा था, ये पराजित होते हैं और मित्र राष्ट्र क्या हो जाते हैं, ये विजयी होते हैं, इनकी विजय हो जाती है। अब जो युद्ध जीतता है तो वो अपने अनुसार फिर क्या करता है, युद्ध जो होता है ना, युद्ध समाप्त होता है तो युद्ध समाप्ति के बाद कुछ संधियां की जाती हैं, अलग अलग कंट्रीज के साथ कुछ ट्रीटी की जाती हैं। ठीक है, तो इन ट्रीटीज के माध्यम से, जैसे वर्साई की संधि होती है, तो वर्साई की संधि के माध्यम से जर्मनी के साथ वो संधि की जाती है। उसमें जर्मनी की सारी जो सेना है उसको समाप्त कर दिया जाता है, कहा जाता है कि आप सेना नहीं रखोगे, और बहुत सारे इस पे युद्ध हर्जाने जो है वसूले जाते हैं, क्योंकि ये युद्ध जो है वो जर्मनी ने ही प्रारंभ किया था, ऐसा माना जाता है। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के ऊपर जो है आक्रमण किया और बहुत सारी उसमें घटनाक्रम थे, पोलैंड वगैरह के ऊपर। तो जर्मनी की भूमिका इसमें ज्यादा थी युद्ध प्रारंभ कराने में। तो जर्मनी को इसका माना गया मेन करता धरता, मुखिया, सरदार किसका, धुरी राष्ट्र के जितने भी थे धुरी राष्ट्र, इनका सरदार जर्मनी था। तो इससे बहुत बड़ा युद्ध हर्जाना भी वसूला गया, कई सारे प्रतिबंध जर्मनी के ऊपर लगा दिए गए। इन्हीं के साथ तुर्की भी था। अब तुर्की में क्या था, तुर्की में मेनली जो मुस्लिम जो समाज है उसका सर्वोच्च जो धर्मगुरु था, जिसे खलीफा कहा जाता था, तो वो तुर्की में ही बैठता था। क्लियर है, तो सर्वोच्च जो धर्मगुरु था, खलीफा जिसे कहा जाता था, वो तुर्की में ही बैठता था। तो ये जो खलीफा थे जो तुर्की में बैठते थे, तो भारत में जो मुसलमान थे, सीधी सी बात है, इन मुसलमानों का चूंकि धार्मिक जो आस्थाएं थी, जो धार्मिक जो झुकाव था, वो अपने सर्वोच्च धर्मगुरु खलीफा की तरफ ज्यादा था, धर्म के आधार पर भारतीय मुसलमानों का। तो ये संधियां हुई तो ये संधि काफी अपमानजनक थी। अब भारत में ये मुस्लिम विरोध ना करें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने भारतीय मुसलमानों को, क्योंकि जब भारतीय सैनिक कहाँ जा रहे थे, ये जो लड़ाई हुई प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इसमें गांधी जी ने भारतीय नौजवानों से आह्वान किया था सेना में भर्ती होने का, इसीलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया गांधी जी को। ठीक है, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, उन्हें केसर हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी, ब्रिटिशर्स के नाइट की उपाधि दी गई थी। क्लियर है, तो उन्हें टाइटल भी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो गांधी जी जब आए थे भारत में तो अंग्रेजों के समर्थक थे, वो चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत में शासन जो है वो चलाया जाए, भारतीय जो है वो अंग्रेजों के साथ मिलकर शासन चलाएं। बाद में जब अंग्रेजों ने खिलाफत की तो प्रथम विश्व युद्ध में भरपूर सहयोग दिया गांधी जी ने अंग्रेजों का। भारतीय नौजवानों को बोला आओ सेना में भर्ती हो और जाओ यूरोप में जो युद्ध चल रहा है वहां युद्ध में लड़ो। तो भारतीय नौजवान गए, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, सभी थे। अब जो भारतीय मुसलमान थे उन्हें ये, क्योंकि वो विरोध करेंगे तुर्की के साथ, यदि अपमानजनक व्यवहार होगा तो मतलब खलीफा के साथ अपमानजनक व्यवहार होगा, तो भारतीय मुसलमान विरोध करेंगे, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम तुर्की के साथ अपमानजनक संधि नहीं करेंगे। क्लियर है, आप अभी क्या करो, हमारा साथ दो। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने किसका, अंग्रेजों का साथ दिया। जब अंग्रेजों का साथ दिया और ब्रिटेन जब जीत गया, और अब जीतने के बाद जब वादा निभाने की बारी आई कि तुर्की के साथ या खलीफा के साथ कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं होगा, उस वादे को क्या कर दिया उन्होंने, तोड़ दिया, मतलब वादा खिलाफी कर दी। क्लियर है, तो इस वादा खिलाफी के विरुद्ध भारत में जो मुस्लिम थे उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जैसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। खिलाफत कही क्यों, खिलाफत का मतलब ही क्या है, वादा खिलाफी करना, मतलब किया हुआ प्रॉमिस तोड़ देना। तो आपने हमसे प्रॉमिस किया कि तुर्की में हमारे जो है ना सर्वोच्च धर्मगुरु हैं खलीफा, और तुर्की चूंकि एक पवित्र स्थल भी है धर्म, क्लियर है, तो उसके साथ कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं करोगे। वो वादा आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब वो वादा खिलाफी जब की गई तो उसको लेकर के भारत में आंदोलन प्रारंभ होता है, खिलाफत आंदोलन। ये
1920 में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होता है। मध्य प्रदेश में यदि देखें तो ढूंढीलाल जाटव, नाम याद रखना, ढूंढीलाल जाटव व अब्दुल गफ्फार ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था, है ना। भोपाल में अम्मान बाई, सैयद हामिद हुसैन रिजवी, शंभू दया ने खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तो खिलाफत आंदोलन समझ में आ गया होगा क्या है ना। इसी दौरान अजमल खान नामक एक कार्यकर्ता ने जबलपुर नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने का प्रयास भी किया था। हालांकि हम झंडा सत्याग्रह आगे पढ़ेंगे, 1923 में होगा। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर लिंक मिलता है खिलाफत आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, नाम याद रखना है आपको बस। क्लियर है। बाद में ये जो खिलाफत आंदोलन है जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में ही मर्ज हो जाता है। ठीक है, गांधी जी इसको असहयोग आंदोलन में ही शामिल कर लेते हैं। अब खिलाफत आंदोलन के बाद अगला जो महत्वपूर्ण आंदोलन भारत में होता है वो होता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये गांधी जी इस आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। असहयोग आंदोलन क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सीधी सी बात है, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में भरपूर सहयोग किया, कोऑपरेट किया। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। भर्ती करने वाला सार्जेंट उन्हें कहा गया। अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि भी दी कि भैया आपने भारतीयों को जो है वो भेजा यूरोप में मरने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लो नाइट की उपाधि भी ले लो। तो गांधी जी को बहुत सम्मान वगैरह मिला। लेकिन गांधी जी को सम्मान नहीं चाहिए था। गांधी जी इस उम्मीद में थे कि अंग्रेजों को जब हम सहयोग करेंगे प्रथम विश्व युद्ध में तो ये हमें क्या करेंगे, कुछ अधिकार देंगे, कुछ स्वराज जो चाहते थे वो एक प्रकार से वो हमें देने का कोशिश करेंगे। ये भी हमें क्या करेंगे, जो राजनीतिक जो और प्रशासनिक जो व्यवस्था है जो भारत में चल रही है ब्रिटिशर्स के द्वारा एस्टेब्लिश की हुई है, उसमें भारतीयों को स्थान दिया जाएगा, भारतीयों को उसमें शामिल किया जाएगा। क्लियर है। और ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी की जो अपेक्षाएं थी अंग्रेजों से वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हो गई, धूमिल पड़ गई। उन्होंने वही वादा खिलाफी जो इनके साथ की थी भारतीय मुसलमानों के साथ, वही वादा खिलाफी किसके साथ हो गई, गांधी जी के साथ भी हो गई। गांधी जी की जो उम्मीदें थी अंग्रेजों से, जो एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठे थे, वो पूरी नहीं हुई। और ऊपर से खिलाफत आंदोलन हो गया, इसी बीच में जलियांवाला बाग कांड हो जाएगा, रॉलेट एक्ट आ जाएगा। तो कई सारी चीजें इस समय क्या होंगी, पैरेलल चल रही होंगी। क्लियर है। तो इन सब से गांधी जी जो अंग्रेजों के समर्थक थे, सहयोगी थे, वो अंग्रेजों के विरोधी हो जाते हैं और वो एक अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन की घोषणा करते हैं जिसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है। अब इस असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से किसी भी तरीके का जो है वो सहयोग नहीं किया जाएगा, है ना। हर स्तर पर, चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, प्रशासनिक स्तर पे हो, शैक्षणिक स्तर पे हो, किसी भी स्तर पे हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन की हमने बात की ना, तो विदेशी वस्तुओं का, अंग्रेज जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा, स्वदेशी संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। ये सब बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार में पहले ही कर चुके थे। उन्हीं चीजों को गांधी जी फिर असहयोग आंदोलन में दोबारा से बहुत मजबूत तरीके से लेकर के आते हैं। ठीक है। तो ये अहिंसा पर, सत्य पर आधारित आंदोलन था। परिचय, सत्य अहिंसा के उच्च आदर्शों पर आधारित, शांति प्रिय और अहिंसावादी। अहिंसा इसका सर्वोपरि तत्व था, है ना। तो अहिंसावादी आंदोलन था। शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 से। कारण क्या थे? वही ब्रिटिशर्स के द्वारा आर्थिक शोषण, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की वादा खिलाफी, रॉलेट एक्ट का आगमन, हंटर कमेटी, भ्रष्टाचार और जलियांवाला बाग कांड, ये सब इसके कारण माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यदि हम देखें तो ये आंदोलन कहाँ कहाँ रहता है उस पर हम चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के जनमानस में, चलो ठीक है वो तो है, कहाँ कौन था, सेठ गोविंद दास, है ना, प्रमुख नेता। यदि देखें प्रमुख केंद्र मध्य प्रदेश में क्या रहा, नागपुर रहा। और प्रमुख नेतृत्वकर्ता देखेंगे तो सेठ गोविंद दास, सुंदरलाल तपस्वी, कैलाशनाथ काटजू, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, कंछेदी लाल, द्वारका प्रसाद मिश्र, सुखनंदन शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन और लक्ष्मण सिंह चौहान। लक्ष्मण सिंह चौहान जो है वो आपके सुभद्रा कुमारी जो चौहान है इनके हस्बैंड है। ठीक है, ये पति पत्नी, तो ये पति पत्नी है। तो ये नाम आप याद रखना, कौन कौन से जो नाम है वो असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार यदि देखें तो गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी भ्रमण किया, पूरे भारत की यात्राएं की इस आंदोलन के दौरान। और 6 जनवरी 1921 को छिंदवाड़ा से अपनी यात्रा को आरंभ करते हुए जनमानस से इस आंदोलन में जुड़ने के लिए उन्होंने आह्वान भी किया। ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी खंडवा पहुंचे, फिर जबलपुर पहुंचे और वहां इन्होंने जबलपुर में सेठ गोविंद दास, तो सेठ गोविंद दास कहां पर है, जबलपुर की अध्यक्षता में गोल बाजार की सभा को संबोधित किया। और इन्होंने कुछ बातें कही कि लोग तिलक स्वराज फंड में दान करें, क्योंकि तिलक जो थे बाल गंगाधर तिलक जी, उनकी उस समय मृत्यु हो चुकी थी। तो उनके नाम से असहयोग आंदोलन के दौरान एक तिलक फंड एस्टेब्लिश किया गया था जिसमें 1 करोड़, है ना, जो दान प्राप्त करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया था। तो तिलक फंड
है ना, या स्वराज फंड जिसे कहा जाता है, उसमें दान करने की लोगों से अपील भी की। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। जबलपुर में जो महिलाएं हैं उन्होंने शराबबंदी व खादी वस्त्र बनाने का प्रण लिया। मतलब जबलपुर में जो महिलाएं थी उन्होंने शराबबंदी के विरुद्ध धरने पर बैठ जाती थी और खादी वस्त्र बनाएंगे, वही पहनेंगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे। जबलपुर में नेतृत्व सेठ गोविंदास ने किया। नाथुराम मोदी, लक्ष्मण चौहान जैसे व्यक्तियों ने वकालत छोड़ दी। ठीक है। 1921 में रतलाम में वकालत छोड़ने का मतलब ये नहीं है, वकालत छोड़ने का मतलब ये है कि वो जो ब्रिटिश जो कोर्ट है, क्योंकि वहां पर ब्रिटिश न्यायाधीश होते थे, सारी व्यवस्था अंग्रेजों की रहती थी, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ इस न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं करेंगे, तो वहां कचहरी में जाना उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। 1921 में ही रतलाम में प्रिंस ऑफ वेल्स की रतलाम यात्रा का विरोध किया गया। इस विरोध का नेतृत्व निम्न व्यक्तियों ने किया। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन भारत की यात्रा पे आया था, तो प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे। किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। और ये क्वेश्चन एज इट इज एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में जब आए थे तब गांधी जी का कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन चल रहा था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है ना, एमपीपीएससी का पीवाईक्यू है। तो रतलाम आने वाले थे वो, तो रतलाम यात्रा जब करने वाले थे प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में, ठीक है, तो उसका विरोध किया गया। और इस विरोध का नेतृत्व किस किस ने किया, तो याद रखना आर्यचंद्र जुगड़ान, है ना, ये श्रद्धानंद महाराज, इनको गिरफ्तार किया, दोनों को 6-6 महीने की सजा दे दी गई। मास्टर लालचंद्र, है ना, ये सीहोर में स्वामी आत्मानंद व श्रद्धानंद द्वारा नेतृत्व किया गया। इंदौर में जिला कांग्रेस कमेटी ने जनभाग, ये हो गया। शाहजहांपुर में बालकृष्ण शर्मा नवीन। आप तो क्षेत्र और व्यक्ति का नाम याद रखें, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है। इसके अलावा नरसिंहगढ़ में महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। खैर ये सब चीजें ये हो गया। इनके नाम याद रखें, अम्मान बाई, शंभू दयाल खुमान, नजमा दद्दा, हकीम फैयाज हुसैन, हामिद हुसैन रिजवी, ये सब भोपाल क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता थे। बघेलखंड में देखेंगे तो अवधेश प्रताप सिंह, यादवेंद्र सिंह, नर्मदा सिंह, राजभान सिंह, लाल बलदेव सिंह आदि, ये सब कहां पर? बघेलखंड क्षेत्र में है। बुंदेलखंड में आप देखेंगे तो होम रूल केंद्रों के जरिए असहयोग आंदोलन की गतिविधियों का संचालन किया गया। इसमें सागर में राघवेंद्र सिंह, तो सागर में राघवेंद्र सिंह महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, उज्जैन, मंदसौर में भी आंदोलन सक्रिय रहा। नीमच में आप याद रखेंगे, नाम आपको मिलेंगे नीमच में, नथमल चौराड़िया, मूलचंद अग्रवाल। ठीक है। ग्वालियर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, किसके द्वारा? तो कमलाबाई यादव, जानकी देवी अग्रवाल और चंपा देवी यादव। ठीक है। बाद में गांधी जी ने 1922 में 5 फरवरी 1922 को जो चौरा चौरी नामक जो स्थान था आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो वहां पर एक हिंसक घटना हो जाती है। वहां पर कुछ आंदोलनकारी उग्र हो जाते हैं और एक थाने में पुलिस वाले रहते हैं उनको जला देते हैं। तो आंदोलन में हिंसा का समावेश हो जाता है और गांधी जी कहते हैं कि अभी जो आंदोलनकारी हैं वो आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह हिंसात्मक आंदोलन था और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि यदि हिंसा होगी तो आंदोलन वापस ले लेंगे। तो इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी आहत होते हैं और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है। ठीक है। हालांकि ये आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं हुआ, लेकिन इसका प्रभाव ये रहा कि इसने भारत में जो राष्ट्रवाद है उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार जो अभी तक केवल क्षेत्रों तक सीमित था कि बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ तक, उसे अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचाया। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगाई। संपूर्ण भारत को जो है वो एक करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई असहयोग आंदोलन में। तो ये असहयोग आंदोलन हो गया। इसके बाद फिर कुछ छोटी छोटी घटनाएं मध्य प्रदेश में होंगी, जैसे कि झंडा सत्याग्रह हम देखेंगे। ये जो झंडा सत्याग्रह जो अपना अनूठा सत्याग्रह है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से ही प्रारंभ हुआ था और 8 मार्च 1923 को प्रारंभ होता है। क्या घटनाक्रम रहा? तो ये घटनाक्रम था, जबलपुर नगर पालिका में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। नगर पालिका के चुनाव हुए थे क्योंकि 1919 का अधिनियम आ गया था। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम था, तो वहां पर हमने देखा था कि भैया जो प्रांतीय विधानसभाएं आदि थी तो वो सारी चीजें वहां पर लाई गई थी। तो प्रांतीय विधानसभाओं के क्या होते हैं, जो प्रांतीय जो उनके चुनाव किए जाते हैं और कांग्रेस को वहां बहुमत मिल जाता है। तो इस खुशी से उत्साहित होकर प्रेमचंद जैन, कुशल चंद्र जैन ने नगरपालिका से जो यूनियन जैक जो है वो ब्रिटिश क्या है, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का झंडा है, उसे यूनियन जैक कहा जाता है। तो इस यूनियन जैक को उतार देते हैं और चरखा युक्त झंडा फहरा देते हैं। जब ये चरखा युक्त झंडा फहराया जाता है तो फिर यहाँ के डिप्टी गवर्नर ऑटिश, क्या नाम है, ऑटिश ने इस तिरंगे को, वो भी तिरंगा ही रहता है और उसमें बीच में चरखा बना रहता है। आज जो है अशोक चक्र बना रहता है, पहले चरखा था।
तो उसको उतरवाते हैं, पैरों तले कुचलवा देते हैं। और जब पैरों तले उस तिरंगे को कुचलवाया जाता है तो इसका विरोध फिर होता है और वही झंडा सत्याग्रह कहलाता है। नेतृत्वकर्ता कौन कौन है तो ये नाम याद रखेंगे: सुंदरलाल तपस्वी, नरहरि अग्रवाल, नाथूराम मोदी, लक्ष्मण सिंह चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला सत्याग्रही भी रही हैं। बाद में इस आंदोलन का केंद्र नागपुर बन जाता है और नागपुर में 13 अप्रैल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, पंडित नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो जबलपुर से प्रारंभ होता है और फिर अखिल भारतीय स्तर पर ये जो है वो अपना विस्तार करता है ना। इस दौरान विद्रोहियों ने प्रतिवर्ष 18 जून को झंडा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये डेट याद रखना, 18 जून, क्योंकि 18 जून को प्रतिवर्ष झंडा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी कर दी। और अंततः जो गोरी सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार, गोरे थे ना अंग्रेज, तो गोरी सरकार या ब्रिटिश सरकार ने 100 स्वयं सेवकों को झंडा सहित जुलूस निकालने की अनुमति दी, जो 18 अगस्त 1923 को मिलने के बाद यह आंदोलन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश में इसमें और भी नाम आएंगे, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है। माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, उनका नाम भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ है नहीं। चलिए इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी का जो अगला आंदोलन है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखेंगे, ये 1930 में होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का एक सिस्टम रहता था, गांधी जी जैसे एक कोई अखिल भारतीय आंदोलन करते थे तो उसके बाद ठीक है वो कुछ टाइम के लिए शांत रहते थे, खुद को जो मुख्य राजनीतिक जो गतिविधियां थी उनसे अलग कर लेते थे और वो कुछ रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न हो जाते थे, है ना, स्वयं को अगले आंदोलन के लिए तैयार करते थे। क्लियर है? तो उनका एक तरीका था तैयारी करते थे, तैयारी करने का। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से आता है एक उग्र आंदोलन के रूप में। गांधी जी स्वयं को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इस ड्यूरेशन में, असहयोग आंदोलन के बाद, और ये 1930 में लाया जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है तो नमक आंदोलन से इसकी शुरुआत होती है। दांडी मार्च, वो सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी भारत के इतिहास में। तो विनय के साथ अवज्ञा या अवहेलना करना, मतलब कोई यदि आपसे कोई काम करने की कह रहा है तो आप हाथ जोड़ के क्या कर रहे हो भाई, इनकार कर रहे हो, सीधी सी बात यह है। सिविल डिसओबीडियंस इसको कहा जाता है, सिविल डिसओबीडियंस। क्लियर है? मतलब बिल्कुल इज्जत के साथ क्या कर देना, मना कर देना। कोई कह रहा है एक गिलास पानी दे दो, क्षमा चाहेंगे साहब हम नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ये तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल दिया, तो वहाँ ब्रिटिशर्स की हर चीज का क्या करना, विरोध करना, अवज्ञा करना। तो विनय के साथ अवज्ञा, अवहेलना, ये भी एक शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन था, ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन से भी ज्यादा व्यापक स्तर पर फैलता है। शुरुआत कब होती है तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी में नमक कानून को तोड़ने के साथ यह आंदोलन क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा पर निकलते हैं और अपने 72 अनुयायियों के साथ निकलते हैं। धीरे धीरे वो कारवां बढ़ता चला जाता है और जो संख्या है वो हजारों में और लाखों में पहुंच जाती है। ठीक है, दांडी पहुंचते हैं गांधी जी और वहां पर हाथ में नमक जो है उठाते हैं और नमक कानून को जो है वो तोड़ते हैं। 7 अप्रैल 1930 को मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट बरेला से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। अगले ही दिन मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट बरेला ग्राम है, वहां से मध्य प्रदेश में भी ये आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। जबलपुर में आप देखेंगे तो सेठ गोविंद दास का नाम आएगा, द्वारका प्रसाद मिश्र, ज्ञाचरण त्रिवेदी, ये ज्ञान चरण है, सवाईमल जैन, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, पंडित रविशंकर और बीपी मिश्र, है ना, ये इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते हैं। घटनाक्रम क्या रहेगा तो सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सीहोर, कटनी, मंडला आदि क्षेत्रों में व्यापक जन भागीदारी देखने को मिलेगी। सागर में विद्यार्थी भागीदारी करेंगे, कटनी में वेयर हाउस पर धरना दिया जाता है। सेठ गोविंदास ने एक पुस्तक लिखी है, भारत में अंग्रेजी राज्य। क्लियर है? तो उसके माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार किया। तो पुस्तक का नाम याद रखना, सेठ गोविंदास की रचना है। रायपुर में होने वाले मध्य भारत प्रांतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे पंडित नेहरू की गिरफ्तारी से यह आंदोलन और तीव्र हो जाता है। क्लियर है? मतलब और उग्र हो जाती है जनता। महात्मा गांधी ने तत्कालीन जो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के यवतमाल क्षेत्र में पुसंद के जंगलों में घास काटकर ब्रिटिश कानून की जो अवहेलना की थी, और इसी घास काटने को लेकर के बाद में मध्य प्रदेश में कुछ सत्याग्रह होते हैं, जिसमें पहला है टुरिया जंगल सत्याग्रह, ना, टुरिया जंगल सत्याग्रह। परिचय, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के समर्थन में यह सत्याग्रह मध्य प्रदेश में होता है। टुरिया जंगल सत्याग्रह याद रखना मध्य प्रदेश में सिवनी से, क्योंकि गांधी जी ने वहां जो घास काटी उसी से फिर ये क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। नेतृत्वकर्ता याद रखना दुर्गा शंकर मेहता, है ना, दुर्गा शंकर मेहता।
तो नेतृत्व करता है इसके। 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी के टुरिया नामक स्थान पर मूका प्रसाद द्वारा चंदन के जंगलों में घास काटी गई। मूका प्रसाद यह वही मूका लोहार भी है, मूका लोहार या मूका प्रसाद कहा जाता है। ठीक है। डिप्टी कमिश्नर सीमन के आदेश पर गोलीबारी में गुड्डोबाई, रैनाबाई, बेमाबाई एवं बिरजू गौंड क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो मूका प्रसाद या मूका लोहार ये पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ है आपका, इंपोर्टेंट है। तो टुरिया जंगल सत्याग्रह से मूका लोहार संबंधित रहे हैं। इसके बाद इसी तरीके का एक और सत्याग्रह कहाँ, बैतूल में होता है, जिसे घोड़ा डोंगरी कहा जाता है। तो देखिए टुरिया जंगल कहाँ हुआ है, सिवनी में। घोड़ा डोंगरी कहाँ हुआ है, बैतूल में। ये भी बैतूल में 1930 में होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गंजन सिंह कोरकू बैतूल में क्या करते हैं, इसका घोड़ा डोंगरी में नेतृत्व प्रदान करते हैं। ठीक है। विरोध को दबाने के लिए कोमागोंड नामक व्यक्ति यहाँ पर क्या होते हैं, शहीद होते हैं। अब नामों को याद रखना, कौन टुरिया जंगल में है, टुरिया जंगल में याद रखेंगे मूका लोहार नेतृत्व करता है, दुर्गा शंकर मेहता, ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मूका लोहार है ना, बाद में इस आंदोलन को नेतृत्व देते हैं, चंदन के जंगलों में घास काटते हैं। गुड्डोबाई, रैनाबाई, बेमाबाई, बिरजू गौंड ये शहीद हो जाते हैं। वो घोड़ा डोंगरी में आपको नाम कौन सा मिलेगा, है ना, कोमागोंड। फिर गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू को बाद में जेल में डाल दिया जाता है। इसके अलावा रामू गौंड, मकरू गौंड ये अपने साथियों को छुड़ाने जाते हैं और फिर गोलीबारी में शहीद हो जाते हैं। ठीक है। 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और ये आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में भी यह आंदोलन बाद में समाप्त हो जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम और घटित होते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है चरण पादुका नरसंहार। चरण पादुका नरसंहार कहाँ है, इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। ये कहाँ होता है, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में होता है आपका, चरण पादुका नामक स्थान पर। तो इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ये 14 जनवरी अर्थात मकर संक्रांति के दिन हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मकर संक्रांति के दिन कब हुआ, कौन सा घटनाक्रम घटित हुआ था। तो 14 जनवरी 1931 को हुआ, मकर संक्रांति का दिन था, छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे चरण पादुका नामक स्थान पर। ठीक है। तो चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग जो है वो नरसंहार इसे कहा जाता है, ओ हत्याकांड कहा जाता है। घटना क्या थी, तो अंग्रेजों के द्वारा राजस्व मतलब टैक्स बढ़ा दिया गया और जबरन उगाही के विरुद्ध में लोग एक जगह इकट्ठा हो गए थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे, सरजू दौआ, याद रखना सरजू दौआ इसका नेतृत्व कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से सभा चल रही थी, जिस पर कर्नल फिशर है ना, कर्नल फिशर ने भील पलटन जो थी एक, उस भील पलटन से गोलियां चलवाई। 21 लोग मृत हुए, 26 लोग घायल हो गए। सुंदरलाल बरौदा, धीरू कुर्मी, रामलाल कुर्मी, धर्मदास, हलकऊ अहीर ये सब शहीद हो गए थे। घटना के उपरांत सरजू दौआ को 4 साल व अन्य सत्याग्रहियों को 3 साल की सजा दी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चरण पादुका में बलिदान स्थल पर मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समय बाबू जगजीवन राम द्वारा स्मारक का उद्घाटन किया गया था। खैर याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड चरण पादुका नरसंहार कहा जाता है। नेतृत्वकर्ता सरजू दौआ है, कहां पर है, छतरपुर के चरण पादुका में। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन कर्नल फिशर ने भील पलटन से क्या किया, गोली का आदेश दिया था। चलिए इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ये कब, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने इसको मुंबई में करो या मरो का नारा दिया और इस नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी इसकी सक्रिय भागीदारी रहती है। कई सारे जो महत्वपूर्ण नेता रहते हैं इस आंदोलन में भागीदारी करते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो याद रखना, शुरुआत वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर रियासत के विदिशा क्षेत्र से। तो विदिशा से मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। घटनाक्रम क्या था, जैसे जबलपुर में क्या गतिविधियां हुई, तो 9 अगस्त को फोहारे वाले जो चौक थी जबलपुर में, वहां पर नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सभा होती है। 1 सप्ताह की भूख हड़ताल का निर्णय लिया जाता है। नेतृत्वकर्ताओं में पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंददास, देखिए गोविंददास हर एक आंदोलन में आपको मिलेंगे, द्वारका प्रसाद मिश्र, भगवंत राव मंडलोई। अब देखो आप, पंडित रविशंकर शुक्ल ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, द्वारका प्रसाद मिश्र ये मध्य प्रदेश के सीएम बने, भगवंत राव मंडलोई ये भी एमपी के सीएम बनते हैं बाद में। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है। 14 अगस्त को गोलीबारी में गुलाब सिंह क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद बैतूल में देखेंगे आप, तो 12 अगस्त को प्रभात पट्टन में ब्रिटिश वस्त्र हटाकर खादी वितरित की जाती है। महादेव तेली ये एक फेमस नाम है बैतूल में, महादेव तेली भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद होते हैं बैतूल में। घोड़ा डोंगरी में दोबारा आदिवासी जो है वो, उसमें वीरसा गौंड यहाँ पर क्या है, घोड़ा डोंगरी में शहीद हो जाते हैं 19 अगस्त को। फिर मंडला में देखेंगे तो मन्नूलाल मोदी और मथुरा प्रसाद यादव के नाम आपको मिलेंगे, जो एक जुलूस का नेतृत्व करते हैं, उस पर गोली चलाई जाती है और ये शहीद हो जाते हैं।
है ना। इसमें छात्र उदयचंद्र जैन शहीद हो जाते हैं। मालवांचल में देखोगे तो प्रमुख कार्यकर्ताओं में मालवी, सरवटे, जौहरीलाल झांझरिया, इंदु पाटकर आदि रहेंगे। रतलाम में मामा बालेश्वर दयाल इंपोर्टेंट है। गढ़ाकोटा में साबूलाल जैन, भोपाल में विट्ठल दास, ये सब सक्रिय रहेंगे। इंदौर में हेमू कालानी क्या होते हैं, गोलीबारी में शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा पंजाब मेल हत्याकांड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड, ये 23 जुलाई और 24 जुलाई की दरमियानी रात 1931 को कहाँ पर, पंजाब मेल हत्याकांड खंडवा रेलवे स्टेशन पर होता है। यहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी है उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या में कौन कौन शामिल रहते हैं, तो यशवंत सिंह शामिल रहते हैं, देवनारायण तिवारी, दलपत राव, ये 3 शामिल रहते हैं। बाद में यशवंत और देवनारायण को पकड़कर फांसी दे दी जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन भी मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि त्रिपुरी में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो यहाँ पर गांधी जी अपना एक प्रत्याशी रखते हैं, जैसे पट्टाभी सीता रमैया जो है वो मध्य प्रदेश के पहले जो राज्यपाल रहे, वी पट्टाभी सीता रमैया जी, तो वो जो है वो गांधी जी की तरफ से उनको नॉमिनेट किया जाता है, सीतारामैया जी को, और इनके अगेंस्ट रहते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसके पहले भी हरिपुरा जो 1938 का कांग्रेस अधिवेशन होता है उसमें जीत कर आते हैं। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस विजयी होते हैं। गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया की जो हार होती है, इस हार को अपनी व्यक्तिगत हार कहते हैं, तो गांधी ने सीतारामैया की हार को अपनी हार माना, व्यक्तिगत हार मानते हैं। और इससे आहत होकर सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि वो गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, ठीक है, तो वो इस्तीफा दे देते हैं। खैर, तो ये अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ पर है, जबलपुर में आता है। जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी भी है, त्रिपुरी राजधानी रही है उस क्षेत्र की। तो त्रिपुरी जबलपुर में यह अधिवेशन होता है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं 1939 में। इसे त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। संकट समझ गए होगे आप, गांधी जी ने जब कह दिया मेरी व्यक्तिगत हार है, सीतारामैया जी की हार, तो बस हो गया संकट उत्पन्न। फिर है सोहाबल नरसंहार, ये जुलाई 1938 में सतना जिले के हिनौता गांव में होता है। शहीदों के नाम याद रखना, सतना स्थान का नाम याद रखना। सोहाबल नरसंहार कहाँ पर है, सतना जिले के हिनौता गांव में। शहीद हैं लाल बुद्ध प्रताप सिंह, मंदिर पांडे, रामाश्रय गौतक। इसके अलावा रीवा में एक चावल आंदोलन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यह रीवा का चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947 को जबरन चावल वसूली के विरोध में आंदोलन होता है ना। इसमें त्रिभुवन नारायण तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मलिया शहीद हो जाते हैं। फिर है भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ये स्वतंत्रता के बाद का घटनाक्रम है, भोपाल नवाब के का एक कांड है। 14 जनवरी 1949 को बुरास गांव में झंडा फहराने पर गोली चल जाती है। शहीद बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, बीरभान सिंह, मंगल सिंह इसमें क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। डेट याद रखेंगे। इसके बाद सर्राफा कांड, ये इंदौर का है। सर्राफा कांड 6 सितंबर 1942 को इंदौर के सर्राफा बाजार में जुलूस निकाला जाता है, और इस जुलूस पे गोलीबारी होती है तो मगनलाल ओसवाल क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। केवल नाम याद रखना है, समय याद रखना है, क्षेत्र। तो ये आपका जो मध्य प्रदेश का आधुनिक जो भारत से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ठीक है, वो सभी चीजें हमने इसमें कंप्लीट कर ली, है ना। अब आपका भोपाल की रियासत और आपका जो दूसरा है सिंधिया रियासत, ये 2 ही बचे हैं इतिहास में, 2 पार्ट, तो इनको भी मैं आपको कंप्लीट, ठीक है। तो आपका हिस्ट्री जो है एमपी का वो कंप्लीट हो जाएगा। जो चीज़ें अगर इसमें नहीं है जो मैंने पढ़ाई है, अगर आपको लगता है नोट्स में एडिशनल दी हुई हैं, तो आप दोनों को क्लब कर लें, और उस क्लब करने के बाद अपने एक सिनॉप्सिस फॉर्म में बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट फैक्चुअल नोट तैयार कर लें, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ, याद क्या रखना है, तो याद घटना, उस घटना के अंतर्गत नेतृत्वकर्ता कौन थे, स्थान कौन सा था, और यदि कोई महत्वपूर्ण घटना कहानी उसमें बनती है तो उससे रिलेटेड लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए। प्रश्न वहीं से आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।